सो अभी ऑडिट प्रोसीजर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज, ठीक है। अभी हमने देख लिया कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, हमने देख लिया कि मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आपको लेना है इन रिगार्ड्स टू कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या आया कि रिप्रेजेंटेशन के रिगार्ड्स में मैनेजमेंट से क्या लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन कंटीजेंट लायबिलिटी को लेके क्या आएगा कि इन रिगार्ड्स टू कंटीजेंट लायबिलिटी स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। अभी मैंने पहले ही बोल रखा है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मैक्सिमम हो गया तो 6 मार्क का आएगा, ठीक है। 6 मार्क के ऊपर जनरली अब क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पार्ट अब 70 मार्क का हो गया, तो वो लोग 6 मार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते। 6 मार्क के क्वेश्चन में दे विल नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 6 पॉइंट्स, पर अपन सेफर साइड 8 पॉइंट लर्न कर लेना चाहिए। पूरे 8 लिख दो बहुत बढ़िया है, अगर 8 में से 2 याद नहीं भी आए तो 6 लिख दो बढ़िया है, 5 लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा पॉइंट याद करोगे तो बहुत कम याद रहेंगे, लॉजिकल पॉइंट याद करेंगे लेकिन 6 to 8 पॉइंट के बीच में अपन याद करेंगे, ठीक है। नाउ कंटीजेंट लायबिलिटी, अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, एंश्योर दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम whereby the non-funded based facilities or additional credit facilities or ad hoc credit facilities to parties are extended only to their regular constituents। सर ये क्या हुआ, ये बहुत सिंपल पॉइंट है। इसमें क्या बोलता है वो कि जो भी नॉन फंडेड फैसिलिटी, सर नॉन फंडेड फैसिलिटी मतलब ऐसी फैसिलिटी जो बैंक दे रहा है जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें बैंक कोई लोन नहीं दे रहा है, ठीक है, ना कोई डिपॉजिट ले रहा है। सर ऐसी फैसिलिटी कौन सी होती है, बैंक के अंदर लॉकर रूम होता है ना, जिसमें वो आपको लॉकर फैसिलिटी देते हैं कि भाई आप आओ, आपके जो वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स है वो वहाँ पे रख दो, इसको बोलते हैं नॉन फंडेड फैसिलिटी। तो ये जो नॉन फंडेड फैसिलिटीज या एड हॉक फैसिलिटीज है ना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो उनके रेगुलर कॉन्स्टिट्यूट मतलब रेगुलर कस्टमर है, बड़े कस्टमर्स है, जो बहुत वैल्यूएबल कस्टमर्स है, सिर्फ उन्हीं को। आपने देखा होगा कि जो क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस होते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले फोन करते हैं या मैसेज करते हैं, बीइंग अ वैल्यूएबल कस्टमर यू आर बीन अप्रूव्ड विद 4 लाख रुपीज प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये सब क्या होता है, आधे तो स्कैम्स होते हैं और जो रियल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपका उस बैंक में बहुत सालों से अकाउंट है और अभी आपको वो अपने बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के आपको क्रेडिट कार्ड वो लोग दे रहे हैं क्योंकि दे ट्रस्ट यू, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्या अंडरलाइन करना है, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, ठीक है, एक्सटेंडेड ओनली टू रेगुलर कस्टमर्स, ठीक है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का अगर हम लोग ऑडिट प्रोसीजर आएगा तो हमको ये देखना है कि जितनी भी एड हॉक फैसिलिटीज है, नॉन फंड फैसिलिटीज है, ये रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ही एक्सटेंड होती है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, असर्टेन वेदर देयर आर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट ट्रांजैक्शंस गिविंग राइज टू कंटीजेंट लायबिलिटीज आर एग्जीक्यूटेड ओनली बाय पर्सन्स ऑथराइज्ड टू डू सो, ठीक है, एंड इन अकॉर्डेंस विद लेड डाउन प्रोसीजर्स। बहुत सिंपल पॉइंट है, एज एन ऑडिटर आपको ये देखना है कि बैंक के अंदर प्रॉपर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है, कि जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो कंटीजेंट लायबिलिटी को उगा रहे हैं, जो कंटीजेंट लायबिलिटी को पैदा कर रहे हैं, ऐसे जो भी ट्रांजैक्शंस है वो केवल ऑथोराइज्ड पर्सन ही एंटर कर रहे हैं और इन अकॉर्डेंस विद लेड डाउन प्रोसीजर ही एंटर कर रहे हैं। सिंपल सा पॉइंट है, मैंने पूरे इंग्लिश पॉइंट को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल कंट्रोल, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है या नहीं है इन रिगार्ड्स टू ट्रांजैक्शंस व्हिच आर गिविंग राइज टू कंटीजेंट लायबिलिटी। अब सर व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस व्हिच गिव राइज टू कंटीजेंट लायबिलिटी, वेरी गुड एग्जांपल इज गारंटी, ठीक है। इफ यू आर गिविंग एनी गारंटी, गारंटी ऑलवेज गिव्स राइज टू कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है, बिकॉज इवन दो द गारंटी इज नॉट इन्वोक्ड, ठीक है, बट देयर आर मीडिया रिपोर्ट्स दैट पर्टिकुलर एक्स पर्सन on behalf of which bank has given the guarantee, that particular X, like for example SBI Bank has given guarantee on behalf of Vijay Mallya, ठीक है, and now there are media reports that Vijay Mallya is going to be bankrupt, so but till date nobody has come to SBI Bank and asked for money कि भाई तूने गारंटी दिया था पैसा दे करके, अभी तक कोई आया नहीं है। लेकिन SBI बैंक को लग रहा है कि भैया इसका 1-2 साल में दिवाला निकल जाएगा और गारंटी हमारी इन्वोक हो जाएगी और मेरे को गारंटी देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो गारंटी कन्वर्ट हो जाएगी कंटीजेंट लायबिलिटी में, ठीक है, या फिर से अगर बहुत प्रोबेबिलिटी है तो वो प्रोविजन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बेसिकली दीज आर द ट्रांजैक्शंस गिविंग राइज टू कंटीजेंट लायबिलिटी। तो 2 पॉइंट बहुत सिंपल है ऑडिट प्रोसीजर में, एक कि जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है, एड हॉक फैसिलिटी है, वो केवल रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट को दो, दूसरा इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप चार्ट भी साथ में बना सकते हो, बिल्कुल जैसा हम हर बार करते हैं। और जो ये स्टडी मटेरियल है ना, उसके बाजू में जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, वहाँ पे भी आप साइड में ये इंपॉर्टेंट वर्ड जो है सिर्फ लाइक रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लाइक इंटरनल कंट्रोल, जिसमें पूरा पॉइंट टिका हुआ है, वो बाजू में 2 वर्ड 3 वर्ड आप लिख दो ताकि क्विक रिवीजन के टाइम पे काम आए। हालांकि अगर आप चार्ट बना रहे हो तो भी वो चलेगा। तो मैं चार्ट अभी बना रहा हूँ मेरे सामने, कंटीजेंट लायबिलिटी करके मैं लिख रहा हूँ ताकि इमीडिएटली मैं आपको चार्ट भी बना दूँ।
पहला है मेरा रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पहला मेरा की पॉइंट है रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। दूसरा मेरा की पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब मैं थर्ड पॉइंट की तरफ आता हूं, वेरीफाई इन केस ऑफ एलसीज। अब सर एलसी 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 एलसी, व्हाट इज एलसी, व्हाट इज एलसी, व्हाट इज एलसी? सिंपल है, एलसी कुछ भी नहीं है। एलसी एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। स्टडी मटेरियल में आपको डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया, अब मेरे साथ में बने रहना और ध्यान से सुनना, केवल 15 सेकंड में आपको एलसी बता दूंगा क्या है। अब मान लीजिए ये एसबीआई बैंक है, ठीक है, और ये सऊदी अरब है ना, सऊदी में ये एक XYZ करके कंपनी है जो कि ऑयल कंपनी है सऊदी की, ठीक है। और इंडिया में मान लीजिए एक नायरा एनर्जी करके कंपनी है, नायरा करके। अब ये जो नायरा एनर्जी करके कंपनी इंडिया में है ना, इसको सऊदी से तेल खरीदना है, ठीक है। अब इसने सऊदी की उस कंपनी को बोल दिया कि मेरे को तेल भेज दो, ठीक है। अब वो सऊदी की कंपनी बोलती ठीक है मैं तेल भेज दूंगी, तो पैसा ट्रांसफर कर दे। अब ये नायरा जो है ना, ये अटक गया, ये बोलता है यार मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, कल मान लो तेल बीच में ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तूने तेल भेजा ही नहीं, तो मैं तेरा क्या कर लूंगा, राइट। तो अब ये तो इस चक्कर में ट्रांजेक्शन कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। तो अब एसबीआई स्टेप करता है, ठीक है, और नायरा क्या करता है, एसबीआई के पास में जाता है कि प्लीज आप इसको एलसी दे दो। एलसी दे दो मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, इट इज एज गुड एज गारंटी। अब एसबीआई बैंक जो है वो ये जो सऊदी की कंपनी है उसको एलसी देता है कि भैया आप नायरा को ऑयल बेच दो, ठीक है, जब आपका डिलीवरी हो जाएगा मैं आपको यहाँ से पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दूंगा। अब आप बोलोगे सर एसबीआई बैंक कौन सा परमात्मा है जो है सऊदी वाला सुन लेगा? एसबीआई बैंक परमात्मा है, ठीक है, एसबीआई बैंक परमात्मा सही में है। एसबीआई बैंक का पूरे वर्ल्ड में ब्रांच है और एसबीआई बैंक बहुत ही नोन ब्रांच है, नोन बैंक है और इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो एसबीआई बैंक की बातों को रिस्पेक्ट करने वाले सारे लोग हैं, ठीक है। तो अब एसबीआई बैंक जो है वो एलसी दे सकता है और इस एलसी के बदले में एसबीआई बैंक को अपना कमीशन मिल जाएगा। तो एसबीआई बैंक की भी रोटी पक गई, नायरा को तेल मिलना तेल मिल गया, ठीक है, XYZ वाला जो सऊदी कंपनी है उसको तेल बेचना तेल बेच दिया और सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अब आप बोलोगे सर हर बैंक एलसी देती है क्या? अब मैं बहुत गंदे लैंग्वेज में बोलूँ, हर बैंक की उतनी औकात नहीं होती एलसी देने की। ये एलसी बहुत हाई वैल्यू होता है, ठीक है, एलसी जनरली बहुत हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये केवल HDFC बैंक, SBI बैंक, कुछ ऐसे बैंक है इंडिया में जो ये दे सकते हैं, बाकी सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि सेम चीज आती है ना कि वो आप पे भरोसा कैसे करें। वो अभी मान लीजिए ये जो अकोला अर्बन बैंक, जनता बैंक, ठीक है, ये IDFC फर्स्ट बैंक, ये जो नए नए बैंक है ये थोड़ी एलसी देंगे, इनकी एलसी मानेगा कौन, ठीक है ना। चलो, और ये जो पैसा देते हैं ना वो एसबीआई का इंडियन बैंक नहीं देता है, ये सऊदी में जो एसबीआई का ब्रांच होगा ना वो पैसा देगा। तो वो भी एक ट्रस्ट है कि सऊदी में उसका ब्रांच है उस बैंक का, तो कल कुछ भी हुआ तो वो सऊदी की कंपनी उस ब्रांच में जाके अपना क्लेम ले सकती है, ठीक है। चलो, वेरीफाई इन केस ऑफ एलसी ऑफ इंपोर्ट गुड्स, वेरीफाई इन केस ऑफ एलसी ऑफ इंपोर्ट गुड्स द पेमेंट टू द ओवरसीज सप्लायर, मतलब जो सऊदी की पार्टी है ना वो, तो उनको जो पेमेंट है इज मेड ऑन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, इज मेड ऑन shipping documents and after ensuring that the said documents are in strict conformity with terms of LC। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स सर क्या बोल रहे हो आप? सिंपल है, जब उसने तेल वहां से भेजा, अब इंडियन पोर्ट में जब वो तेल पहुंचेगा तभी तो यहाँ से पेमेंट रिलीज करेगा ना एसबीआई बैंक। तो वो पहले शिपिंग डॉक्यूमेंट देखेगा सब कुछ सही है कि नहीं सही है, जितना क्वांटिटी का तेल मंगाया था उतना ही क्वांटिटी है या नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि इसने प्लेस किया 100 लीटर के लिए, उसने 50 लीटर बेचा और यहाँ पे 100 लीटर का पूरा पैसा एसबीआई ने रिलीज कर दिया। तो शिपिंग डॉक्यूमेंट चेक करेगा और जो भी टर्म्स एलसी के टर्म्स थे वो पूरे चेक करने के बाद में ही पेमेंट रिलीज होगा। तो ये एक एलसी ऑफ फॉर इंपोर्टेड गुड्स का पॉइंट बहुत सिंपल है, वेरीफाई इन केस ऑफ एलसी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स द पेमेंट टू द ओवरसीज सप्लायर इज मेड बेस्ड ऑन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एंश्योरिंग दैट ऑल द टर्म्स ऑफ द एलसी आर सेटिस्फाइड। सिंपल है। तो थर्ड पॉइंट लिख दीजिए प्लीज, एलसी फॉर इंपोर्टेड गुड्स करके, एलसी फॉर इंपोर्ट गुड्स। उसके बाद में फोर्थ, ascertain whether the accounting system of the bank provides for maintenance of adequate records in respect of such obligations and whether the internal controls ensure that contingent liability are properly identified and recorded। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि आप ये देखो कि बैंक में प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है या नहीं है,
ठीक है, जिसमें जो भी ऑब्लिगेशंस कंटीजेंट लायबिलिटी के जो भी ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं, लाइक कंटीजेंट लायबिलिटी जब लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है तो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है या नहीं है कि एडिक्वेट रिकॉर्ड मेंटेन हो, ठीक है, इन ऑब्लिगेशंस को लेके। और सेकंड पॉइंट उसने ये बोला कि वेरीफाई वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स एंश्योर दैट द कंटीजेंट लायबिलिटीज आर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड। क्या इंटरनल कंट्रोल ये एंश्योर कर रहे हैं कि कंटीजेंट लायबिलिटी आर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड, प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो रही है और रिकॉर्ड हो रही है। इस पॉइंट को आप क्या करो ना, ये असर्टेन जो स्टार्टिंग से है ना, काट दो, आप इसको एंड के बाद में वेदर से लो, लास्ट 2 लाइंस, वो ज्यादा लॉजिकल पॉइंट है और अपन ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। तो सिंपल सा पॉइंट हो गया। अभी क्या पॉइंट हो गया कि वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स एंश्योर दैट द कंटीजेंट लायबिलिटीज आर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड। क्या कंटीजेंट लायबिलिटीज प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 4th पॉइंट लिख देंगे, इंटरनल कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है। उसके बाद में टेस्ट द कंप्लीटनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशंस। जो भी ऑब्लिगेशंस रिकॉर्ड किए हैं, जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी इन्होंने रिकॉर्ड करी है, सर रिकॉर्ड करी है मतलब एक कंटीजेंट लायबिलिटी का अलग से रजिस्टर बनता है कि हमारी कितनी कंटीजेंट लायबिलिटी है, उसका एक डिस्क्लोजर एनुअल रिपोर्ट में जाता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि सारी कंटीजेंट लायबिलिटीज जो है वो उसमें आ गई। ऐसा तो नहीं कि कोई कंटीजेंट लायबिलिटी जो डिस्क्लोजर में आ नहीं रही है। तो टेस्ट द कंप्लीटनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो कंप्लीटनेस वाला एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। रिव्यू द रीजनेबलनेस ऑफ द ईयर एंड अमाउंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी इन द लाइट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द करंट ईयर्स एक्टिविटी। आपको देखना है कि जितना भी साल के अंत में कंटीजेंट लायबिलिटी का अमाउंट आ रहा है वो रीजनेबल है या नहीं है, ठीक है। जो भी आपका पिछला एक्सपीरियंस है या इस साल में जो भी एक्टिविटीज हुई है उनको ध्यान में रख के देखो कि वो रीजनेबल है ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो बहुत ही भयानक अमाउंट आ गया तो आपको फिर यू शुड साउंड इट फिशी एंड यू शुड इन्वेस्टिगेट इट फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनेबलनेस एक इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अपने चार्ट में लिखो, एक लिखो कंप्लीटनेस और एक लिखो रीजनेबलनेस, ठीक है। उसके बाद में रिव्यू वेदर कंफर्ट लेटर्स इशूड बाय द बैंक। कंफर्ट लेटर वाला पॉइंट आप काट दो। अभी कंफर्ट लेटर क्या होता है बेसिकली, कंफर्ट लेटर इज नथिंग बट लाइक गारंटी और एलसी ओनली that are giving some party a comfort in regards to action of some other party, ठीक है। but this comfort letter is not a very known word or something, इसके लिए मैं कटवा रहा हूँ कि ताकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिव्यू वेदर कंफर्ट लेटर्स इशूड बाय द बैंक हैज बीन कंसीडर्ड फॉर डिस्क्लोजर्स ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। सेम, आपने किसी के अगेंस्ट कंफर्ट लेटर दिया और आप उस देख लो कि उसको कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो पार्टी डिफॉल्ट करने वाला हो या व्हाटएवर इट में भी। सो इट्स लाइक गारंटी ओनली, बट ये सब में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। एग्जामिन वेदर द बैंक हैज गिवन एनी गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रेड क्रेडिट एंड द पीरियड ऑफ गारंटीज इज कोटर्मिनस विद द पीरियड ऑफ क्रेडिट रिकॉर्ड बाय द फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। ये क्या होता है कि आपने किसी के लिए गारंटी दिया, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट के लिए गारंटी दिया, बायर्स क्रेडिट या सेलर्स क्रेडिट। सर ये क्या होता है, ये सिंपल है। मान लीजिए ए और बी दो पार्टी है, ठीक है। बी को ए से माल खरीदना है, ठीक है। तो बी को ए से माल खरीदना है तो ए के लिए बी डेटर है ना, और बी के लिए ए क्रेडिटर है, ठीक है। अब ये माल खरीदना है लेकिन 6 महीने का साइड चाहिए। बी बोलता है भैया माल तो मैं खरीदूंगा लेकिन 6 महीने बाद पैसा दूंगा। अभी 6 महीने बाद पैसा दूंगा तो 6 महीने तक इसकी गारंटी कौन लेगा, वो बैंक लेगा। तो आपको ये देखना है कि जितने महीने का गारंटी है उतने महीने का ही क्रेडिट पीरियड है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसने गारंटी 3 महीने का लिया और क्रेडिट पीरियड 6 महीने का है, ठीक है। तो वो बचे हुए 3 महीने की जो गारंटी है वो कहाँ पे है। अब सर आप बोलोगे सर बैंक को क्या मतलब उससे, बैंक को जितने महीने की गारंटी देने वो बोल रहा बैंक को तो देना चाहिए, सही है। बट बहुत बार ऐसा भी हो सकता है ना कि गारंटी 6 महीने की है बट गलती से 3 महीने की लिखी हो। आइडियली ऐसा क्यों करेगा कोई कि 6 महीने का क्रेडिट पीरियड है और गारंटी 3 महीने की लेगा, ऐसा क्यों करेगा, कोई भी नहीं करेगा ना। ए और बी दो पार्टी है, ये दो पार्टी में 6 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो जो पार्टी माल दे रही है वो 6 महीने का गारंटी पूरा लेगी ना। मान लो 3 महीने का गारंटी लिया, 3 महीने के बाद में अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो पार्टी तो एक्सपोज हो गई। इसके लिए उसको 6 महीने का पूरा गारंटी चाहिए बैंक से कि भैया कल जाके अगर ये डिफॉल्ट करता है तो पैसा मेरे को तू देना।
तो इसके लिए वो बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर द बैंक हैज गिवन एनी गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रेड क्रेडिट एंड द पीरियड ऑफ द गारंटी इज कोटर्मिनस विद द पीरियड ऑफ क्रेडिट रेकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। ठीक है, जो भी पीरियड ऑफ क्रेडिट है डेट ऑफ शिपमेंट से, उससे कोटर्मिनस मतलब मिलता जुलता डेट है। समझ गए ना? ठीक है, अब देखो ये पॉइंट आपको लिखने का कुछ काम नहीं है, अपने 6 पॉइंट बन गए। ठीक है, ये अब एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको लिखना है, लिखो नहीं लिखने, अपने को एग्जाम में 6 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद में वेरीफाई वेदर द बैंक हैज एक्सटेंडेड एनी नॉन फंड फैसिलिटी और एड फैसिलिटी टू अदर देन इट्स रेगुलर कस्टमर। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना सबसे फर्स्ट पॉइंट कि रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देना है, अब ये बोलता है कि अदर देन रेगुलर को दिया तो वो देख लो। ठीक है, इन सच केसेस ऑडिटर शुड एंश्योर कॉन्करेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग बैंकर्स ऑफ सच बोरोवर्स एंड इंक्वायर रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दोज कस्टमर। मतलब अगर आपने किसी नए नॉन रेगुलर कस्टमर को दिया तो फिर वो ऑडिटर को ये देखना चाहिए, ऑडिटर को इंक्वायर करना चाहिए कि ऐसे कस्टमर्स की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि क्या बैंक ने बिना फाइनेंशियल पोजीशन जाने ऐसे कोई नए कस्टमर को कुछ तो एड ऑफ फैसिलिटी दे दी क्या। सिंपल है। चलो तो अभी बेसिकली चार्ट पे आ जाओ, फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला है रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अपने को 2 पॉइंट मिल गए, करेक्ट है। लास्ट वाला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड था, तो वो भी सेकंड चार्ट में सेकंड नंबर पे लिख दो, ताकि आपको दोनों पॉइंट आपस में आजू बाजू में रहे, एक रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एक अदर देन रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। हाँ, पहला पॉइंट क्या है, वेरीफाई वेदर द बैंक हैज गिवन एड हॉक फैसिलिटीज और नॉन फंड फैसिलिटीज ओनली टू द रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बैंक। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इन केस द एड हॉक फैसिलिटीज और नॉन फंड फैसिलिटीज आर गिवन टू अदर देन रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देन द ऑडिटर शुड चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सच बोरो। ये दोनों पॉइंट बढ़िया है। ठीक है, अब 2 पॉइंट अपने इंटरनल कंट्रोल को लेके थे। एक पॉइंट था जो हमने फोर्थ पॉइंट लिखा था, इंटरनल कंट्रोल चेक वेरीफाई द इंटरनल कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ द और रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल क्या है। ठीक है, और एक पॉइंट हमने जो दूसरा पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल का, उसमें हमने ये पढ़ा था, वो इंटरनल कंट्रोल अलग था। उसमें हमने पढ़ा था कि असर्टेन वेदर देयर आर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट द ट्रांजैक्शंस गिविंग राइज टू कंटीजेंट लायबिलिटीज आर एंटर्ड बाय द रिस्पांसिबल और ऑथराइज्ड ऑफिशियल एंड इन अकॉर्डेंस विद द लेड डाउन प्रोसीजर्स। तो जितने भी कंटीजेंट लायबिलिटी के ट्रांजैक्शंस है वो एक जिम्मेदार आदमी कर रहा है और प्रोसीजर्स के हिसाब से कर रहा है, तो उसको लेके एडिक्वेट कंट्रोल है या नहीं है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी के ऊपर अगर ऑडिट प्रोसीजर आया तो बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के हो गए और 2 पॉइंट इंटरनल कंट्रोल के हो गए, करेक्ट है। अब 2 पॉइंट कंप्लीटनेस और रीजनेबलनेस के थे। चेक वेदर ऑल द कंटीजेंट लायबिलिटीज आर कंप्लीटली रिकॉर्डेड, सिंपल तरीके से आप उसको लिख सकते हो। और रीजनेबलनेस मतलब चेक द रीजनेबलनेस ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटीज शोन इन द करंट ईयर बैलेंस शीट विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड करंट ईयर एक्टिविटीज। सिंपल है। तो एक कंप्लीटनेस का पॉइंट हो गया और एक रीजनेबलनेस का पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट है आपका एलसी फॉर इंपोर्टेड गुड। इन केस ऑफ एलसी फॉर इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है, check whether the amount released to the overseas buyer is released only after the verification of what shipping documents, ठीक है, and terms of LC। सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करवा दिया। कंडीशन लायबिलिटी एग्जाम में ऑडिट प्रोसीजर आया तो बिल्कुल भी दिमाग अपना खराब नहीं करना, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। 2 पॉइंट रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, 2 पॉइंट इंटरनल कंट्रोल के, एक कंप्लीटनेस, एक रीजनेबलनेस और एक एलसी फॉर इंपोर्टेड गुड्स। खत्म, कंटीजेंट लायबिलिटी फिनिश। अभी आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। अभी भी लर्न नहीं हुआ तो अब तो वैसा होना ही नहीं चाहिए। नाउ आता है क्लेम्स एक्नॉलेज्ड, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक। देखो मैं थोड़ा टाइम लेके इस टॉपिक करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि मैं समझाने के साथ साथ में जितना मेरे से हो सके उतना लर्न करवा दूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे लर्न करने में मेरी सारी बातें कान में गूंजना चाहिए। क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। बैंक के अगेंस्ट क्लेम्स जो कि एज ए डेट एक्नॉलेज नहीं हुए, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि कोर्ट केस वगैरह चलते रहते हैं। अब इसमें 4 पॉइंट अपने को लर्न करना है। एग्जामिन द रेलेवेंट एविडेंस, एग्जाम्पल करस्पॉन्डेंस विद लॉयर्स एक्सेट्रा क्लेमेंट्स। तो आपको सारे एविडेंस एग्जामिन करना है। अगर आप एसबीआई बैंक में खड़े हैं और आपको क्लेम्स एग्जामिन करना है, आप क्या बोलोगे, ला भैया तेरा लीगल फीस बता दे, तो तूने कितना लीगल फीस भरा इस साल, तूने कितने लॉयर्स को फीस भरा। अब लॉयर्स को फीस भरा तो किस चीज़ के लिए भरा वहाँ पे लिखा ही होगा, आपको समझ जाएगा क्या क्या केस चालू है ना। तो एग्जामिन द रेलेवेंट एविडेंस जो है इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद में रिव्यू द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स और कमिटी ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स काट दो, आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स काट दो। लिस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस
लिस्ट ऑफ पेंडिंग लीगल केसेस एंड करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू टैक्सेस, ये करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू टैक्सेस काट दो एंड ड्यूटीज काट दो, टू आइडेंटिफाई द क्लेम अगेंस्ट द बैंक। मैं फिर से इस पॉइंट को पढ़ता हूँ। रिव्यू द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग साल में हुई ना, उसकी मिनट्स मतलब क्या है, मिनट्स समझना है क्या होता है, उसकी मिनट्स पढ़ो। उसके बाद में जो लिस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस है उसको देखो, टू आइडेंटिफाई कि बैंक के अगेंस्ट कितने क्लेम्स है। ठीक है, तो पहला क्या है, एग्जामिन रेलेवेंट एविडेंस, उसके बाद में रिव्यू द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स एटसेट्रा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, असर्टन फ्रॉम द मैनेजमेंट द स्टेटस ऑफ क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एज एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में कितने क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसका स्टेटस आप मैनेजमेंट से ले लो कि आपके अगेंस्ट कितने क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है। अब देखो इसमें ना डबल चेक हो गया, एक तो आपने खुद ने एविडेंस देख लिए, एक तो आपने खुद ने मिनट्स देख ली, एक तो आपने खुद ने लिस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस देख लिए, और एक मैनेजमेंट से पूछ लिया कि भी बताओ आपके कितने क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में। ठीक है, और फिर देख लो कि मैनेजमेंट ने अगर कम बताया तो आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो कि आपके लिस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस में ये एक केस दिख रहा है जो आपने बताया नहीं हमको। ठीक है ना, अ रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स वुड ऑल्सो प्रोवाइड एविडेंस अबाउट कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स। आप ये भी देख लो कि साल के एंड, साल होने के बाद में और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने के पहले, इसके बीच में जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए होंगे, ठीक है, उसमें भी आपको एविडेंस मिल सकता है कि सारे क्लेम्स कंप्लीटली वैल्यू हो चुके हैं और कंप्लीटली आ चुके हैं नहीं आ चुके। तो अगर एग्जाम में आया क्लेम्स है, वैसे इसके चांसेस थोड़े कम हैं। ठीक है, आप वहाँ पे लिख सकते हो 50% चांसेस कम है, कंटिजेंट लायबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आ सकता है, इसलिए मैं छुड़वा नहीं रहा हूँ, इसको करवा रहा हूँ। तो 4 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एक तो रेलेवेंट एविडेंस देखो, एक बोर्ड के मिनट लिस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस देखो, एक मैनेजमेंट से पूछ लो, असर्टन फ्रॉम द मैनेजमेंट। अभी देखो बहुत सारे बच्चे मतलब मालूम क्या, मेरे तरफ ध्यान दो सब लोग, बहुत सारे बच्चे मालूम क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये असर्टन की जगह पे आस्क लिखते हैं। अब असर्टन और आस्क दोनों का मतलब मोर और लेस सेम है, बट एक टेक्निकल लैंग्वेज है और एक पर्सनल लैंग्वेज है, यहाँ पे फर्क है, और मार्क्स का फर्क भी यही पड़ता है। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनको दिमाग में रखो कि ऑडिट में ये वर्ड लिखना है, आस्क वास्क नहीं लिखना है। असर्टन फ्रॉम द मैनेजमेंट द स्टेटस ऑफ क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एज एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और लास्ट उसके बाद में पॉइंट है सब्सिक्वेंट इवेंट्स का रिव्यू कर लो। समझ गए, डन। ठीक है, इसके बाद में लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेरीफाई द आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जनरेटेड फ्रॉम द बैंक्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, और मैनुअल रजिस्टर काट दो। ठीक है, तो पहला वो क्या बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर से स्टेटमेंट जनरेट हुआ ना, उससे आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेरीफाई कर लो। द ऑडिटर में फिजिकली वेरीफाई द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग कंफर्मेशन फ्रॉम मर्चेंट्स टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब कंप्यूटर में तो दिख रहे हैं कि इतने आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप एक्चुअली है या नहीं है। कंप्यूटर को तो मैनिपुलेट कर, कंप्यूटर चलाता कौन है, आदमी चलाता है ना। तो आप उस ब्रोकर से देख लो, जीरोदा से, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से देख लो कि क्या ऐसे ट्रांजैक्शन बैंक ने एंटर किए, क्या सैम्पलिंग बेसिस पे देख लो ना, ऐसा तो नहीं किसी बुक में दिखाने के लिए एंटर्ड है। ऑडिटर में वेरीफाई आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट, स्वैप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सिंपल सा पॉइंट है आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का। क्या पॉइंट है कि आप वेरीफाई कर लो आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बाय द स्टेटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। वेरीफाई द आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट विद द मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है, विद द मर्चेंट बैंकर्स और ब्रोकर्स टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सिंपल। नाउ आता है गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या सर, कस्टमर्स। ठीक है, हमने कंटीजेंट लायबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था, कस्टमर। कस्टमर यहाँ पे लिख दो आप, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब मोर और लेस कस्टमर। ठीक है, ascertain whether there are adequate internal controls over issuance of guarantees। वो बोल रहा है ये देख लो कि गारंटीज के इश्यूएंस के ऊपर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है। अब ये जो एग्जांपल लिखा है ना, अब ये एग्जांपल आपको लिखने का रिक्वायरमेंट एग्जाम में नहीं है। एज पर एज आवर अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, ये एग्जांपल, ये जो दैट इज करके लिखा होता है ना, एग्जांपल लिखा होता है, दैट इज लिखा होता है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे लिखता है। तो ये एग्जांपल आप काट दो, ये एग्जांपल आपको नहीं रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा हो गया कि देख लो कि एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। ठीक है, तो चार्ट में आ जाओ। चार्ट में अब लिखो गारंटीज। ठीक है, अब गारंटीज के अंदर पहला पॉइंट क्या है, एडिक्वेट
इंटरनल कंट्रोल, चलो ठीक है। उसके बाद में असर्टन वेदर देयर आर एडिक्वेट कंट्रोल्स ओवर अनयूज्ड गारंटी फॉर्म्स। अभी क्या होता है, गारंटी का फॉर्म एक रहता है, ठीक है, जो गारंटी का फॉर्म रहता है, जो जिसको गारंटी चाहिए बैंक से, वो पूरा फॉर्म भरता है, पूरा केवाईसी नॉर्म्स वगैरह पूरा फुलफिल करता है, उसको बोलते हैं गारंटी फॉर्म। तो आप वो बोल रहे हैं, ये देख लो कि जो अनयूज्ड गारंटी फॉर्म है ना, ये प्रॉपर ऑफिसर के पास में पड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये गारंटी फॉर्म ऐसे ही चलते फिरते टेबल पे पड़े हैं, कोई भी आके फिल करके उसका मिसयूज कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, वेदर दीज आर केप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, ठीक है। अभी वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड वाला जो है लाइन, ये सब काट दो आगे के, ये सब आगे के मालगाड़ी के डब्बे लगे आपके लिए, ये ऑफिशियल तक आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट भी बहुत इजी हो गया आपके लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, लिखो, कंट्रोल ओवर गारंटी फॉर्म। थर्ड पॉइंट, एग्जामिन द गारंटी रजिस्टर। अभी जिसको गारंटी दी बैंक ने, एक बैंक गारंटी का रजिस्टर मेंटेन करता है ना, जो स्कूल में होता है, बच्चों का प्रेजेंटी लेते हैं, वैसे एक गारंटी रजिस्टर बनता है कि हाँ हमने इस साल ये 12-15 लोगों की गारंटी दी है। एग्जामिन द गारंटी रजिस्टर टू सीक एविडेंस वेदर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ मार्किंग ऑफ द एक्सपायर्ड गारंटी इज बीइंग फॉलोड और नॉट। सर क्या बोल दिया, अरे बहुत ही सिंपल पॉइंट है। गारंटी रजिस्टर में मान लो ओपनिंग गारंटीज जो आ रही थी, जो आउटस्टैंडिंग पिछले साल की गारंटीज है वो 10 थी, इस साल हमने 10 गारंटी और दी, कितनी हो गई, 20 हो गई, 10 आउटस्टैंडिंग है और 10 इस साल दी। अब मान लो इस साल हमने पिछले साल की 10 में से 5 गारंटी खत्म कर दी थी, मतलब जिनका पीरियड लैप्स हो गया था। गारंटी कोई जिंदगी भर के लिए तो होती नहीं है, एक फिक्स पीरियड होता है कि भाई अगर साल भर में कुछ डिफॉल्ट किया तो मैं पैसा दूंगा, साल भर के बाद में तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब साल भर हो गया, अब बैंक की गारंटी इन्वोक नहीं हुई, बैंक बच गया, बैंक ने अपना कमीशन कमा लिया, बल्ले बल्ले हो गया। अब बैंक को क्या करना है, गारंटी रजिस्टर में से उस गारंटी को काटना है, तभी तो रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन होगा ना। नहीं तो जो गारंटी एक्सपायर हो गई वो भी उसमें चल रही है, नई भी आ रही है, तो क्या मतलब फिर गारंटी रजिस्टर मेंटेन करने का। तो वो बहुत ही बेचीदा और बचकाना पॉइंट है कि एग्जामिन करो गारंटी रजिस्टर। क्यों एग्जामिन करो बोल रहे हो वो, कि आपको एविडेंस मिले कि वेदर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ मार्किंग ऑफ द एक्सपायर्ड गारंटी इज बीइंग फॉलोड और नॉट। एक्सपायर्ड गारंटी का मार्किंग ऑफ का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया नहीं गया। सर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, ये इसमें क्यों आ गया, ये इसमें क्यों आ रहा है, ये एक्सपायर्ड गारंटी इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कैसे, इसमें क्या है, कोई भी गारंटी को स्ट्राइक ऑफ करने के पहले बहुत सारा प्रोसीजर होता है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना है। अगर उसकी गारंटी का अमाउंट मान लो 500,000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है तो, क्योंकि आप अगर गारंटी को स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो मतलब एक तरीके से बैंक का लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसा ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं कर पाएगा, उसका एक प्रोसीजर है। मिस्टर ए करेगा और मिस्टर ए करेगा तो मिस्टर बी चेक करेगा, मिस्टर सी उसको अप्रूव करेगा, तो दैट इज द पॉइंट। तो I think if you write expired guarantee, then also the point will immediately click. So यहाँ पे अंडरलाइन कर दो गारंटी रजिस्टर्ड एंड एक्सपायर्ड गारंटी। उसके बाद में चेक द रेलेवेंट गारंटी रजिस्टर, फिर से गारंटी रजिस्टर का पॉइंट आ गया, विद द लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग गारंटीज to obtain assurance that all outstanding guarantees are included in the amount disclosed in this behalf. सिंपल है, आप गारंटी रजिस्टर चेक कर लो फॉर आउटस्टैंडिंग विद द लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग गारंटीज, और ये अश्योरेंस लेने के लिए कि जितनी भी आउटस्टैंडिंग गारंटीज है उनका अमाउंट डिस्क्लोज हुआ है। ऐसा तो नहीं कि कोई गारंटी रजिस्टर में एक लाइबिलिटी एक आउटस्टैंडिंग गारंटी है बट बैलेंस शीट में उसको जब हम नीचे डिस्क्लोज कर रहे हैं एनुअल रिपोर्ट में उसमें उसको ऐड नहीं किया, हो सकता है ना ह्यूमन एरर के कारण, तो आपको वो भी चेक करना है। तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग गारंटी वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लो और अमाउंट डिस्क्लोज अंडरलाइन कर लो और अपने चार्ट में आके आउटस्टैंडिंग गारंटी लिख दो। अब देखो आईसीआई कितना हेल्प करता है बच्चों को। अब देखो ये गारंटी का पॉइंट हमने 4 पॉइंट किए, ये 4 पॉइंट लिंक्ड है। पहले 2 पॉइंट लिंक्ड है, एक इंटरनल कंट्रोल दूसरा भी इंटरनल कंट्रोल। पहला था कि ये देख लो कि एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है या नहीं इन इश्यूएंस ऑफ गारंटीज एंड ऑल, ठीक है। और दूसरा था कि वेरीफाई वेदर देयर आर कंट्रोल ओवर गारंटी फॉर्म, ठीक है, एंड द गारंटी फॉर्म आर केप्ट विद रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। तो 2 पॉइंट कंट्रोल के हो गए। अब 2 पॉइंट आपके जो इसमें है वो एक्सपायर्ड गारंटी और आउटस्टैंडिंग गारंटी के हो गए, ठीक
ठीक है, गारंटी रजिस्टर वाले पॉइंट हो गए। वेरीफाई द गारंटी रजिस्टर एंड ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ टू सो दैट ऑडिटर कैन वेरीफाई द एक्सपायर्ड गारंटी is striked off in accordance with the laid down procedure only, and verify the guarantee register to ensure that the outstanding guarantee has been properly disclosed in the annual report। सिंपल है। तो ये चारों पॉइंट में से दो पॉइंट का ग्रुप बन गया। एग्जामिन दैट द एक्सपायर्ड गारंटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस हेड। ऑब्वियसली जो ऊपर का पॉइंट है फोर्थ वाला, उसमें एक्सपायर्ड गारंटी आना नहीं चाहिए, है ना। ये पॉइंट आप काट दो, ठीक है, ये मिला जुला पॉइंट है। बस अपने को 4 पॉइंट रखने हैं बढ़िया एकदम। एग्जाम में अगर ये आया तो वैसे भी 4 मार्क के ऊपर आएगा ही, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट लिखेंगे, 2 कंट्रोल के पॉइंट है और 2 गारंटी रजिस्टर के पॉइंट है। तो आप देखना मैंने आपको अभी तक के सारे आंसर बराबर लर्न करा दिए। क्लेम्स के अगेंस्ट 4 पॉइंट थे अपने, ठीक है। कंडीशन लायबिलिटी में अपने ग्रुप वाले पॉइंट देख लेते, 2 पॉइंट के ग्रुप्स बने हुए थे उसके अंदर, ठीक है। नाउ आता है एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। Evaluate the adequacy of internal controls over issuance of LC and over custody of unused LC forms, ठीक है। इन द सेम मैनर से आप काट दो। वो बोलता है गारंटी की जैसे ही, वो अपनी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना लिखना है। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस, मतलब एक रेसिडुअल काइंड ऑफ पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट उन्होंने एलसी का कवर किया कि देख लो कि एलसी की जो इशुएंस, मतलब एलसी जब इशू हो रही है उसके ऊपर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है, और जो अनयूज्ड एलसी फॉर्म्स है वो प्रॉपर कस्टडी में है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है, वेरीफाई द बैलेंस ऑफ एलसी फ्रॉम द रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द बैंक। The register indicates the amount of LC and payments made under them. The auditor may examine the guarantees of the customers and copies of LCs issued, ठीक है। The security obtained for the issuing of LC should also be verified। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। वो बोलता है आपको LC रजिस्टर वेरीफाई करना है, उस LC रजिस्टर में सारे अमाउंट होंगे, सब होंगे। आपको सिक्योरिटी जो आपने LC दी है, बैंक ने जब LC दी तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो ली होंगी ना, कि भाई कल तू डिफॉल्ट कर देगा तो हम पैसा कहाँ से रिकवर करेंगे। तो जैसा एज यूजुअल बैंक लोन देता है, मॉर्गेज लेके लोन देता है ना, वैसे ही कुछ सिक्योरिटी लेके LC इशू करता है। तो आपको देखना है कि वो सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड है वो भी बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। एग्जामिन वेदर द बैंक हैज इंकर्ड अ पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ LC एंड इफ सच ऑब्लिगेशन हैज बीन कास्ट एंश्योर द अमाउंट टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर कंटीजेंट लायबिलिटी। वो बोल रहे हैं कि ये देख लो कि बैंक ने वेदर द बैंक हैज इंकर्ड एनी पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर्स ऑफ कंफर्ट। लेटर्स ऑफ कंफर्ट मतलब क्या, मैंने बोला कि इट इज एज गुड एज गारंटी। तो जैसी कि गारंटी कब इन्वोक होती है, जब सामने वाला उसको पैसा मांगने आ जाता है बैंक को कि भाई तुम्हारा गारंटी जिसके बिहाफ में तुमने गारंटी दी थी उसने डिफॉल्ट कर दिया, हमको हमारा पैसा दो। इसमें इसको क्या बोलते हैं, गारंटी इन्वोक होना, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या होता है, इसके पहले बनता है माहौल। सर माहौल मतलब क्या, माहौल मतलब आपको मीडिया रिपोर्ट्स दिख रही है, आपको मालूम पड़ रहा है कि ये बैंकक्रप्ट होने वाला है। अभी तक कोई पैसा मांगने नहीं आया, लेकिन चांसेस है कि ये बैंकक्रप्ट होने वाला है जिसके बिहाफ में आपने गारंटी दी थी। तो फिर आपको उसको कंडीशन लायबिलिटी करके शो करना चाहिए। नहीं तो गारंटी भी कंडीशन लायबिलिटी नहीं होता जब तक वो इन्वोक नहीं होता, ठीक है। नो मोर और लेस इट इज नॉट कंडीशन लायबिलिटी, इट इज अ सेपरेट डिस्क्लोजर व्हिच ICAI रिक्वायर्स। तो सिंपल है, एग्जामिन वेदर द बैंक हैज इंकर्ड अ पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्या बैंक ने कोई पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इंकर किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ कंफर्ट, एंड इफ सच ऑब्लिगेशन हैज बीन कास्ट एंश्योर करो कि जो अमाउंट डिस्क्लोज किया है अंडर कंडीशन लायबिलिटी उसमें ये इंक्लूडेड है। सिंपल है सर। इसमें क्या करना है, ये बेसिकली आप यहाँ पे लिख दीजिए वेरी लेस चांस, ऐसा लिख दीजिए वेरी लेस चांस, एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है, ठीक है। मैंने समझा तो दिया बट चांसेस एग्जाम में आने की कम है, ठीक है। चलो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है इसमें 3 पॉइंट मेरे को लगा जो एग्जामिनेबल है। एक तो क्लेम्स का पॉइंट था, एक कंडीशन लायबिलिटी का पॉइंट था, और एक अभी हमने गारंटी वाला जो पॉइंट ऊपर डिस्कस किया था ना वो था। उसके अलावा पॉइंट जो है ना ये इसके लिए एग्जामिनेबल नहीं है कि भाई इसमें पॉइंट्स कम है, इसके लिए क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये है ना बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं है। अब एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट, ऑब्लिगेशंस ये कोई स्पेसिफिक है। गारंटी किसके बारे में बात कर रहा है, गारंटी के बारे में बात कर रहा है। कंडीशन लायबिलिटी किसके बारे में बात कर रहा है, कंडीशन लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है,
ठीक है, इसके लिए ये मेरे को लगता है कि एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है। बट अगर आता है तो हमारे पास में सिंपल सा आंसर है कि इंटरनल कंट्रोल देख लो एलसी के ऊपर का, ये देख लो कि जो बैलेंस एलसी का है वो एलसी का रजिस्टर मेंटेन्ड है, और जो सिक्योरिटी है वो एलसी के अगेंस्ट प्रॉपर्ली ऑब्टेंड है या नहीं है, और तीसरा देख लो कि इन केस ऑफ लेटर ऑफ कंफर्ट अगर पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है तो कंडीशन लायबिलिटी में इंक्लूड किया है। अभी अदर आइटम्स आप काट दो, इसके नीचे का एक सिंगल पॉइंट वाला जो है, और लास्ट है बिल्स फॉर कलेक्शन। ये भी मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम है। अभी बिल्स पेएबल और बिल्स फॉर कलेक्शन का जमाना चला गया, ठीक है, जैसा मैंने बोला डिमांड ड्राफ्ट का जमाना चला गया, वैसे इसका चला गया। देखो आपको ये बात समझना है, आईसीआई को अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकालना है, ठीक है, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकालना है, तो वो ज़्यादा आईसीआई अपने एग्जाम में हम भी नोटिस कर रहे हैं ज़्यादा फोकस कर रहा है उन टॉपिक्स के ऊपर जो अभी एज ऑफ नाउ बहुत रेलेवेंट है। व्हेन इट कम्स टू एफआर, जो इंडेस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ना, उन पे बहुत टॉपिक आते हैं, आंसर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 115 हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। पर जो ज़्यादा एग्रीकल्चर वाला इंडेक्स 41 है उसके ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं आते, क्यों? क्योंकि इतना रेलेवेंट नहीं है वो। वैसे भी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है उसको टैक्स तो लगता नहीं है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। अभी जो बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स पेएबल वगैरह है ना, ये सब अब एक्चुअल लाइफ में नहीं होता है बच्चों। चिट्ठी विट्ठी जो होता है ना, ये एक्चुअल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है, ये पहले के बात थी सब। तो इतना चांसेस सीए फाइनल पे आके कोई बिल्स फॉर कलेक्शन पूछेगा, ये मेरे को इमेजिनेबल नहीं लगता, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ बट मेरे को लगता है ये बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर पेएबल आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब सर ये क्या बात करते हो आप, छोड़ देना चाहिए, इतना छोड़ना है क्या? एक्चुअली छोड़ना है। जब मैं मेरे एग्जाम में गया था, ठीक है, आपको पता होगा मैं सीए फाइनल, सीए इंटर सब कुछ क्लियर हूँ, तो मैं मेरे एग्जाम में जब गया था तो मैंने बहुत कुछ स्मार्ट वर्क करके गया था, मैंने चीज़ें छोड़ी थी, मेरे को पता था कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, एग्जाम में नहीं आया। और मेरे एग्जाम से मैं बिकॉज आई एम इन कंडक्टिंग सीएसआरटी मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, मैंने हर पेपर देखे हैं, मई 17 के बाद के मैंने हर पेपर देखे, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स के, और मैं बता रहा हूँ जो मैंने छोड़ा है ना वो अभी तक एग्जाम में इतना आया नहीं है, इक्का दुक्का ही आया है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई भी रैंकर हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने पूरा 100% कोर्स किया होगा और कर रहा है तो पागल है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। क्योंकि अगर आप पूरा कोर्स करने जाओगे, ठीक है, तो सीए इंटर का तो ठीक था, सीए फाइनल में आप इतना बुरा फंसोगे कि आप उठ ही नहीं पाओगे। अगर आपको मेरी बातें इररिलेवेंट लग रही है ना, लेक्चर बंद करने के बाद में ना एफआर की बुक ओपन करके देख लेना, आपको समझ जाएगा कि सीए फाइनल क्या है। डीटी का बुक ओपन करके देख लेना, आपको समझ जाएगा सीए फाइनल क्या है, ठीक है। ऑडिट का बुक तो ओपन ही है। तो इसके लिए बोल रहा हूँ चीज़ों को क्रिस्प रखना सीखो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ मालूम रहना चाहिए, आपको वो मालूम रहना चाहिए जो एग्जाम में आने वाली है और आ सकती है। चलो कमन, नाउ बिल्स फॉर कलेक्शन। अब बिल्स फॉर कलेक्शन के मैं केवल 4 पॉइंट बताने वाला हूँ जो मेरे को बताने हैं, ठीक है। वो 4 पॉइंट आपको याद करने हैं, अगर आपको याद करने हैं तो, ठीक है। उसके अलावा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, एग्जाम में आएगा और अगर 6 मार्क के लिए बिल्स फॉर कलेक्शन आएगा तो पूरा आप मेरा ट्यूशन का फीस ले जाना वापस। अगर आएगा भी मान लो भूला भटका तो 4 मार्क के ऊपर तो आ ही नहीं सकता। 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव में 4 मार्क भी इसको दिए टॉपिक को देना बहुत ज़्यादा हुआ। नाउ फर्स्ट, ensure that bills drawn on other branches of the bank are not included in the bills for collection। सर ये क्या पॉइंट है? बहुत सिंपल है। ये पॉइंट क्या है कि मान लीजिए मिस्टर ए है, ध्यान से सुनना, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, 2 पार्टी है। मिस्टर ए को मिस्टर बी से 1 लाख रुपए लेने हैं। मिस्टर ए को पैसा आज चाहिए, लेकिन ये 1 लाख रुपए 3 महीने बाद ड्यू होने वाले हैं। मिस्टर ए आता है बैंक के पास में, बैंक को बोलता है कि मेरे को आज पैसा दो, 1 लाख की जगह पे 90,000 दे दो, ठीक है। बैंक बोलता है ठीक है 90,000 ले ले। बैंक बोलता है ठीक है 3 महीने बाद मेरे को 1 लाख मिल जाएंगे, 3 महीने मेरे 10,000 की कमाई होगी। सिंपल है, ये ट्रायंगल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बिल्स फॉर कलेक्शन का। अब इस ट्रायंगल में एक चेंज है। मान लो ये मिस्टर ए तो पार्टी था ही था, बैंक भी पार्टी था ही था, ये मिस्टर बी है ना, वो मिस्टर बी नहीं था। मान लो यही बैंक का कोई दूसरा ब्रांच था, एसबीआई बैंक का कोई नागालैंड का ब्रांच था या सिक्किम का ब्रांच था या ऐसा ब्रांच था, ठीक है। अब आप बताइए अपने ही बुक्स में अपने ही ब्रांच से पैसा लेवल खड़ा कर सकते क्या? आप तो एक ही माँ के बच्चे हो, करेक्ट ना? वही वो बोल रहा है कि एंश्योर दैट द बिल्स ड्रॉन ऑन अदर ब्रांचेस ऑफ द बैंक आर नॉट इंक्लूडेड इन बिल्स फॉर कलेक्शन। उसको बिल्स फॉर कलेक्शन में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया। अब आप इसको लिख देना, वेरीफाई आउटवर्ड बिल्स फॉर कलेक्शन विथ रेफरेंस टू द करस्पॉन्डिंग रजिस्टर्ड मेंटेन।
ठीक है। अभी आउटवर्ड बिल्स फॉर कलेक्शन मतलब क्या, ऐसे बिल्स जो ड्यू हो चुके हैं, जो हमने आदमी को चिट्ठी दे के भेज दिया जाओ पैसा लेके आओ, इसको बोलते हैं आउटवर्ड बिल्स फॉर कलेक्शन। तो आपको देखो जो रजिस्टर मेंटेन्ड है ना, उसमें देखो कि किन किन का ड्यू हुआ है और किन किन को भेजा है। एग्जामिन कलेक्शंस मेड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट टू ऑब्टेन फर्दर एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ बिल्स फॉर कलेक्शन एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट डेट। आप देखो कि बैलेंस शीट डेट के बाद में कितने कलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, और उनको प्रॉपरली एडजस्ट किया है नहीं किया, ठीक है। तो 3 पॉइंट बिल्स फॉर कलेक्शन लेके आए, सेम ब्रांच का है तो बिल्स फॉर कलेक्शन में इंक्लूड मत करो। आउटवर्ड बिल्स फॉर कलेक्शन को रजिस्टर जो मेंटेन किया उसे चेक कर लो, एग्जामिन कर लो कि सब्सिक्वेंट डेट में अगर कलेक्शन हुआ है तो उसके लिए आपको फर्दर एविडेंस ऑब्टेन करने और देखो कि वो प्रॉपरली एडजस्ट हुआ है नहीं हुआ। उसके बाद में एग्जामिन द प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग द पार्टी ऑन हुज बिहाफ अ बिल हैज बीन कलेक्टेड। मिस्टर ए अपने एग्जाम्पल में था जिसके बिहाफ में हमने बिल कलेक्ट किया। बिहाफ में मतलब ऑब्वियसली हमने उसको पैसा दिया, बट अभी भी हमारे बैलेंस शीट में वो खड़ा रहता है ना कि कल अगर ये डिफॉल्ट कर दे मान लो, ठीक है, तो हम ए से पैसा रिकवर कर सकते हैं अनलेस वो विदाउट रिकोर्स वाला बिल हो, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूँ विद रिकोर्स है, पता है ना, विद रिकोर्स मतलब कि आप बैंक जाके उसको बोल सकता है ए को कि भाई उसने डिफॉल्ट कर दिया पैसा वापस दे, ठीक है। विदाउट रिकोर्स मतलब ए ने बोल दिया भैया मेरे को मेरा मुंह मत दिखना, आप तेरे को पैसा मिला नहीं मिला मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरा पैसा आज मिल गया, ठीक है। तो 2 तरह के बिल्स होते हैं। तो आपको देखना है कि एग्जामिन द प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग द पार्टी ऑन हुज बिहाफ बिल हैज बीन कलेक्टेड। जिसके बिहाफ में बिल कलेक्ट किया है उसको आपने क्रेडिट कर दिया कि भैया ठीक है अब तेरी कोई लायबिलिटी नहीं जायज है, ठीक है। चलो तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स हमने बिल फॉर कलेक्शन के लिए देखे। एग्जाम में अगर भूला भटका आ गया यहाँ पे लिख दो 10% चांसेस मेरे हिसाब से। और देखो मैं खुले में लिखवा रहा हूँ, ये ओपन लेक्चर है, ठीक है, ओपन सोर्स में लेक्चर है, तो मैं उतना कॉन्फिडेंट उसके लिखवा रहा हूँ। चलो ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, रीड कर लो, घर पे रीड कर लेना होमवर्क के तौर पे। चलो अब आते हैं हम लोग ऑडिटर्स रिपोर्ट पे। नाउ वी आर एट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। इन द केस ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच द ऑडिटर शुड स्टेट द फॉलोइंग। अभी ऑडिटर क्या करना है, अगर नेशनलाइज्ड बैंक ऑडिटर है उसको रिपोर्ट किसको देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, ठीक है। आपने सबसे फर्स्ट पहले 4-5 दिन में पढ़ा था कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो फिर से जाके एक बार देख लो। एसबीआई के केस में एसबीआई को भी रिपोर्ट किसको देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, और कुछ हल्के हल्के चेंजेस उसकी रिपोर्ट में रहेंगे। चलो अभी रिपोर्ट के अंदर कंटेंट क्या रहेगा, पहला वेदर इन द ऑडिटर्स ओपिनियन द बैलेंस शीट इज अ full and fair balance sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit true and fair view of the affairs of the bank, ठीक है। तो क्या ऑडिटर के ओपिनियन में जो बैलेंस शीट है वो पूरी फुल और फेयर बैलेंस शीट है और उसमें सारे पर्टिकुलर्स है या नहीं है, और वो प्रॉपर्ली बनी है टू एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बैंक। बैंक के अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए प्रॉपर्ली बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब ये पॉइंट जो है ना, ये एक बार आप यहाँ पे अपने पास में रफ पेज निकालो एक, ठीक है, एक रफ पेज लो, एक रफ पेज लो। रफ पेज में ये लाइन पूरी लिखो मेरे साथ में फटाफट, ताकि आपको वो लर्न भी हो जाए और याद भी रहे कैसे ड्रॉप कैसे लिखना है। क्या लिखोगे, वेदर इन द ऑडिटर्स ओपिनियन द बैलेंस शीट is full and fair and disclosing true and fair picture of state of affairs of the bank। सिंपल है ना, कि जो बैलेंस शीट है वो फुल और फेयर है और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है बैंक्स के अफेयर का। सेकेंड है, इन केस द ऑडिटर हैज कॉल्ड फॉर एनी एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन वेदर इट हैज बीन गिवन एंड वेदर इट इज सेटिस्फैक्टरी। जो जब भी बैंक और जब भी ऑडिटर ने फोन उठाया है और बैंक को बुलाया कि मेरे को ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या वो उसको मिला है और क्या वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। थर्ड है, वेदर और नॉट द ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंक विच हैव
come to the auditor's notice have been within the powers of that bank. जो भी ट्रांजेक्शन ऑडिटर के नोटिस में आए हैं क्या वो बैंक के पावर में है या नहीं है। कहीं ऐसा कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है जो बैंक के पावर में नहीं है फिर भी बैंक ने कर लिया। लाइक सर अभी क्या बोल रहे हो आप, ये कैसा हो सकता है? हो सकता है अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम सुने हो, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का नाम सुने हो, तो शायद इनको लोन देना अलाउड नहीं है, इनको केवल डिपॉजिट लेना अलाउड है। ठीक है, ऐसा कुछ तो इनका सिस्टम है। तो अगर उन्होंने जो वो चीज कर दी जो उनको अलाउड नहीं है, मतलब उनके पावर में नहीं है, पावर में नहीं है तो ऑडिटर अपना रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा। ठीक है, चलो उसके बाद में वेदर और नॉट द रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिसेज एंड द ब्रांचेस ऑफ द बैंक हैव बीन फाउंड एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। जो भी उसको रिटर्न्स और रिटर्न्स मिले हैं बैंक के ब्रांचेस से, क्या वो एडिक्वेट है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट और नॉट, ऑडिट के पर्पस के लिए वो एडिक्वेट है या नहीं है। ठीक है, तो हमने पहला क्या पढ़ा कि बैलेंस शीट फुल और फेयर है और ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही है ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। दूसरा क्या पढ़ा, इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, वेदर द ऑडिटर हैज रिसीव्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन व्हिच ही हैज सॉट फ्रॉम द बैंक, whether the transactions which have come to the notice of the auditor are within the powers of the bank, whether the returns received from offices and branches have been found adequate for the purpose of audit. ठीक है, उसके बाद में whether the profit or loss account shows a true balance of profit or loss for the period covered by such account. अब जैसे हमने ऊपर बैलेंस शीट का पॉइंट पढ़ा वैसा ये पीएनएल का पॉइंट आ गया कि जो पीएनएल है वो ट्रू और फेयर ट्रू बैलेंस दिखा रहा है प्रॉफिट और लॉस का फॉर द पीरियड कवर बाय सच अकाउंट, मतलब जिस साल का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस साल के लिए ट्रू बैलेंस दिखा रहा है, फर्जी बैलेंस नहीं दिखा रहा है। एनी मैटर विच द ऑडिटर कंसिडर शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट लाइन जनरल है, ओपन है, उसके अलावा कोई भी मैटर ऑडिटर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिस में लाना चाहता है तो वह भी लिख सकता है। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि ऑडिटर को एक केस बना देंगे, केस बना के बताएंगे कि यू आर अ न्यू ऑडिटर, आप पहली बार ऑडिटर बैंक के लिए जा रहे हो, बताइए आपकी ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑडिट रिपोर्ट देने वाले हैं उसका कंटेंट क्या क्या होगा। उसमें आप क्या लिखोगे, पहला बैलेंस शीट के बारे में लिखोगे, बैलेंस शीट इज फुल एंड फेयर एंड शोज ट्रू एंड फेयर पिक्चर। उसके बाद में पीएनएल के बारे में लिख दो कि पीएनएल शोज ट्रू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में transactions are within the power, और उसके बाद में returns received from the office and branches are found adequate, and last any other matter। ठीक है, अभी ये फॉर्मेट फॉर ऑडिट रिपोर्ट है ना, पहला पैराग्राफ काट दो, जनरल क्या पढ़ लो, मतलब पढ़ के काट देना। सर हम पढ़े क्यों, आप पढ़ोगे आपको समझ जाएगा, बहुत जनरल के एग्जामिनेबल नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों काटो, एग्जाम जब एग्जाम रिविजन करोगे या बाद में रिविजन करोगे इसको पढ़ने का नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करने का। अभी लेक्चर बंद करके 3 पैराग्राफ पढ़ के जिंदगी भर के लिए काट देना। ठीक है, अभी एज पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कास्ट थ्रू रूल 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल आल्सो इंक्लूड देयर व्यूज एंड कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। ठीक है, अब ऊपर जो हमने दिया था वो 5 या 6 पॉइंट थे जो ऑडिटर की रिपोर्ट में होने चाहिए। अब उसके अलावा नीचे दिए गए पॉइंट्स जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कारो का रूल है 11 नंबर का जो रूल है, ठीक है, नीचे दिए गए मैटर्स जो है इसके ऊपर ऑडिटर को अपने व्यूज और कमेंट्स प्रकट करने हैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में। पहला क्या है, whether the company has disclosed the impact if any of pending litigations on its financial position in its financial statements। पहला पॉइंट बहुत सिंपल है कि कंपनी ने जो भी कंपनी के अगेंस्ट पेंडिंग लिटिगेशंस है, लिटिगेशन मतलब केसेस, जो भी कंपनी के अगेंस्ट पेंडिंग केसेस है उसका इंपैक्ट कंपनी ने डिस्क्लोज किया है नहीं किया है, दैट्स इट। ठीक है, जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस के ऊपर जो ओएनजीसी का केस है, रिलायंस हर बार अपने एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करता है कि मेरे पे इतना इतना ओएनजीसी का केस है और मेरे पे इतनी इतनी लायबिलिटी बन सकती है। वैसे ही क्या कंपनी ने डिस्क्लोज किया है पेंडिंग लिटिगेशंस का इंपैक्ट, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करिए डिस्क्लोज द इंपैक्ट इफ एनी ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। दूसरा है whether the company has made provision as required under any law, ठीक है, for material foreseeable losses if any on long term contracts including derivative contracts। अब ये क्या होता है, बैंक्स के ना जनरल कोर्स ऑफ एक्शन में, बैंक्स के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल, ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, स्पेसिफिकली जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, मेरे को याद है एक ऑयल कंपनी का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि 10 साल तक लगातार हमको हर 6 महीने में सऊदी से ऑयल खरीदना है, तो उन्होंने आज ही 10 साल का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि हर 6 महीने हमको करना है। तो बैंक ने क्या किया, उनको 5% या 6% का एस्केलेशन क्लॉज लगा दिया कि अभी 6 महीने जो आने वाला है उसमें हम डॉलर का भाव 70 लेंगे, उसके अगले 6 महीने में 70 + 5% वो भाव लेंगे, उसके अगले 6 महीने में 70 + 5% + 5% वो भाव लेंगे। तो ऐसे उन दोनों ने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के भाव डिसाइड कर लिए। अब इररिस्पेक्टिव कि उस टाइम पर डॉलर का क्या एक्सचेंज रेट होगा,
ये कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड है। तो इससे फायदा क्या हुआ, जिस कस्टमर ने ये कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ में किया उसका आउटफ्लो फिक्स हो गया, अब उसको कोई भी स्पेकुलेशन का डर नहीं है, सट्टे का डर नहीं है, आउटफ्लो फिक्स हो गया कि मेरे को इतना इतना पैसा देना है 10 साल तक, खत्म, सिंपल है ना। तो बैंक का क्या फायदा है, बैंक का फायदा है कि बैंक का इनफ्लो फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये होते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है इनके अगेंस्ट ऐसा हो सकता है कि कोई, अब जैसा बैंक, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरा एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ, मान लो 3 साल ये कॉन्ट्रैक्ट के हो गए, सब कुछ सही था, अब क्या हुआ, सडनली डॉलर का भाव बढ़ गया बिकॉज कोविड आ गया, ठीक है, डॉलर का भाव हो गया 78 79 ऐसा भाव हो गया, लेकिन बैंक ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वो तो बहुत कम भाव पे कर रखा है। अब बैंक को मटेरियल फोर्सेबल लॉस दिख गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को इतना लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो बैंक को उसका प्रोविजन बनाना जरूरी है। वेदर द कंपनी हैज मेड प्रोविजन, ठीक है, ये जो एज रिक्वायर्ड लिखा है ना ये आप काट दो, एज रिक्वायर्ड ये लाइन है ना वो फालतू वेस्ट कर रहे हो, तो आपका क्या लिखना है, वेदर द कंपनी हैज मेड प्रोविजन फॉर मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस इफ एनी ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दूसरा पॉइंट आपको करना है। तो पहला है डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, और उसके बाद में है मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस को अंडरलाइन करना है, ठीक है। वेदर देयर हैज बीन एनी डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड बाय द कंपनी। आपको पता है कि अगर 7 साल के अंदर डिविडेंड क्लेम नहीं किया किसी ने तो उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविजन प्रोटेक्शन फंड में डालना पड़ता है। तो आप देखो कि ये पैसा जो डालना है इसमें कोई डिले तो नहीं किया बैंक ने, तो यहाँ पे लिख दो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। चलो अब ये 3 पॉइंट हो गए, है ना। तो ये 3 पॉइंट हमने क्या पढ़े, एक तो डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, कि बैंक ने पेंडिंग लिटिगेशन के ऊपर इम्पैक्ट डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। दूसरा मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस के अगेंस्ट प्रोविजन बैंक ने क्रिएट किया नहीं किया। और तीसरा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा डालने में डिले किया या नहीं किया। ये 3 चीजें आपको अपने कमेंट देने हैं ऑडिट रिपोर्ट में। अब फोर्थ क्या है, पहला whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief other than as disclosed in the notes to accounts, no funds have been advanced or loaned or invested by the company to or in any other person including foreign entities with the understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company or provide any guarantee of security or like on behalf of ultimate beneficiary। सर ये क्या है, ये पॉइंट अभी नया नया आया है, ये पॉइंट हर डिस्क्लोजर में इन्होंने ऐड करा है, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो चाहे वो अदर देन बैंकिंग कंपनी हो। ये पॉइंट वैसे सिंपल है बट ये जो डिस्क्लोजर है ना अल्टीमेट बेनिफिशियरी वाला, ये इतना रिसेंटली एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट मैं आपको ये बता दूं ये है क्या। अब मेरे तरफ ध्यान देना, ये क्या है, ये बेसिकली मान लो ये बैंक है एसबीआई बैंक है, ठीक है। एसबीआई बैंक एक पार्टी है, ठीक है। अभी हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल का एक पार्ट कौन है, एसबीआई बैंक, उसका दूसरा पार्ट है XYZ लिमिटेड, ठीक है। तीसरा पार्ट है ABC लिमिटेड। एसबीआई बैंक तो बैंक है, राइट है, XYZ लिमिटेड एक बाहर की पार्टी है, और ABC लिमिटेड जो है ये मान लो बैंक की एसोसिएट कंपनी है, ठीक है, एसोसिएट कंपनी है या कोई ना कोई तरीके से बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। या ये ऐसी कंपनी है जो बैंक की एसोसिएट तो नहीं है लेकिन बैंक का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टेक्नोलॉजी वाला वो ये कंपनी हैंडल करती है। कुछ ना कुछ तो रिलेशन इस बैंक का ABC लिमिटेड का बैंक से है। अब क्या है, कंपनीज एक्ट में से बहुत सारे प्रोविजंस है जिससे है ना लोन देना लेना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस होता है, लिमिटेशन में आप दे सकते हो। इसको तोड़ने के लिए लोग क्या करते थे, ये XYZ लिमिटेड को पैसा देगी 1000 करोड़, कौन देगी, बैंक देगी, और बोलेगी ये जो 1000 करोड़ है ना ये तू ABC को देना। तो SBI बैंक ने डायरेक्टली ABC को नहीं दिया, XYZ को दिया और बोला तू ABC को देना या ABC के बेनिफिट के लिए उस पैसे को यूज करना, समझा। अब इस पॉइंट को अब पढ़ते हैं, ठीक है। Whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief other than as disclosed in the notes to account, no funds, क्या बोल रहा है, पहला उसने लाइन क्या बोल दिया कि मैनेजमेंट ने ये ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया कि मैनेजमेंट की नॉलेज के हिसाब से जो भी नोट्स में डिस्क्लोज किया है उसके अलावा
ऐसा कोई फंड नहीं है, नो फंड्स हैव बीन एडवांस्ड, ठीक है, और लोन्ड और इन्वेस्टेड, ठीक है, ये जो ब्रैकेट पे लिखा है ये काट दो, ठीक है, ये अब कंफ्यूज करेगा। नो फंड्स हैव बीन एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड बाय द कंपनी टू और इन एनी अदर पर्सन और एंटिटीज, ठीक है, विद द अंडरस्टैंडिंग वेदर द विद द अंडरस्टैंडिंग के बाद में वेदर रिकॉर्डेड एंड इन राइटिंग अदरवाइज काट दो, ठीक है, दैट द इंटरमीडियरी, मतलब ऐसा कोई फंड बैंक ने एडवांस नहीं किया टू, किसको एडवांस नहीं किया, कोई भी आदमी को, कोई भी फॉरेन एंटिटी को, कोई भी एंटिटी को, ठीक है, जिसको ब्रैकेट में उन्होंने इंटरमीडियरी लिखा है, ठीक है, ऐसा कोई भी फंड एडवांस नहीं किया इंटरमीडियरी को, ये अंडरस्टैंडिंग से, कैसे, ये अंडरस्टैंडिंग से दैट द इंटरमीडियरी, वो जो इंटरमीडियरी है जिसको फंड ट्रांसफर किया होगा, शैल वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड और इन्वेस्ट इन अदर पर्सन, और वो अदर पर्सन का ब्रैकेट नाम क्या लिखा है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी। समझ गया ना अब मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो बैंक बोल रहा है कि जो हमने डिस्क्लोज किया, मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो हमने डिस्क्लोज किया उसके अलावा ऐसा कोई फंड्स नहीं है जो हमने एडवांस किया किसी इंटरमीडियरी को, ये अंडरस्टैंडिंग से कि वो इंटरमीडियरी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को या तो वो फंड लोन करेगा या फिर इन्वेस्ट करेगा, खत्म, सिंपल हो गया। Whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief other than as disclosed in the notes to accounts, no funds have been received by the company from any person। अभी ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। अब इसमें सिर्फ कहानी के किरदार बदल गए, इसमें बैंक जो है वो इंटरमीडियरी बन गया, ठीक है, फंडिंग पार्टी मतलब जो मेन पार्टी जो फंड कर रहा, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है ही है, ठीक है। तो ये भी एक बैंक, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है कि बैंक ने ऐसा कोई पैसा इंटरमीडियरी को नहीं दिया, या बैंक ने ऐसा पैसा कोई इंटरमीडियरी बन के नहीं लिया, ठीक है। तो वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज other than those disclosed in notes to accounts, there is no fund which bank has received by the company with the understanding, ठीक है, that the bank shall whether directly or indirectly lend or invest in other person which is called as ultimate beneficiary। दोनों पॉइंट समझ गए आप लोग। एक में बैंक खुद फंडिंग पार्टी था, दूसरे में बैंक बेनिफिशियरी था, जो बैंक ने पैसा लिया इस एस्टिमेशन से कि उसको किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी के लिए वो लगाना है। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। मैंने पहले कह दिया कि ये एग्जाम में आपको एज अल्टीमेट बेनिफिशियरी वाला पॉइंट आने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत रिसेंट है, ठीक है, और ये बहुत बल्कि पॉइंट है। अभी तक इसको एग्जामिनेबल कैसे रखना है वो थोड़ा बहुत इतना नहीं हुआ है, क्योंकि सी इंटर में भी आ गया है। हाँ, 1-2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट बाद में शायद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाए। ऊपर के जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की कंटेंट बताओ। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट की कंटेंट बताने पूछा, और अगर आपने ये जो 4th नंबर का पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेनिफिशियरी को लेके, ये अगर आपने नहीं भी लिखा तो 1 मार्क कटेगा, 1.5 मार्क कटेगा, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो या तो आप उसको पर्सनल लैंग्वेज में लिख सकते हो एग्जाम के अंदर, या फिर लिखो ही मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Based on such audit procedure that the auditor has considered reasonable and appropriate in circumstances, nothing has come to their notice that has caused them to believe that the representations under 1 and 2 contained any material misstatement। अभी जो हमने ऊपर 1 और 2 पढ़ा, अल्टीमेट बेनिफिशियरी वाला, इंटरमीडियरी वाला, उसमें क्या पढ़ा हमने कि मैनेजमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा कोई फंड नहीं है। यही पढ़ा ना हमने कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। आप फर्स्ट लाइन पढ़ लो दोनों पॉइंट की, मैनेजमेंट इज रिप्रेजेंटिंग। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर को ये बताना है कि क्या उसको ये लग रहा है कि जो ऊपर पॉइंट नंबर 1 और 2 में मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन किए हैं, ठीक है, क्या उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, क्या मैनेजमेंट झूठ तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट वो हो गया। अभी 5th पॉइंट क्या है, वेदर द डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी इज इन कंप्लायंस विद सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 123 के कंप्लायंस में डिविडेंड पे हुआ है नहीं हुआ है ना। तो ये ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट हो गया। तो ऑडिट रिपोर्ट में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, ऑडिट रिपोर्ट में पहले तो हमने 6 चीज पढ़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलना है, फिर जो कारो के रूल्स है उसमें हमने क्या पढ़ा, एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, कि क्या वो डिले तो नहीं है। एक हमने डिविडेंड का पॉइंट पढ़ा कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड जो है ड्यूरिंग द ईयर वो एज पर 123 है, ठीक है। फिर उसके ऊपर 2 पॉइंट क्या पढ़े अपन ने, एक अपन ने अल्टीमेट बेनिफिशियरी वाला पॉइंट पढ़ लिया। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट क्या पढ़े अपन ने, एक मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस का पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, कि वेदर प्रोविजन हैज बीन मेड अगेंस्ट मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस। और फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस। तो एक बार मैंने फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। अब लास्ट पॉइंट है
whether the company in respect of financial year commencing on or after 1st April 2022 has used such accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail. Audit trail मतलब edit log, मतलब क्या है कि सिस्टम में अकाउंटिंग में क्या होता है, हम बहुत बार कोई एंट्री डिलीट कर देते हैं, ठीक है, फिर से नई एंट्री पास करते हैं. तो अभी तक की जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर थे ना, पुराने वाले वर्जन्स तो थे, उनमें ये डिलीट का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था. इससे ऑर्डर को ये कंफ्यूजन होता था कि यार क्यों डिलीट किया, हो सकता है ना कुछ फ्रॉड छुपाने के लिए डिलीट किया हुआ है कुछ. तो इसके लिए अब नए सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं ना, उनमें ये एडिट लॉग आ रहा है, ऑडिट ट्रेल आ रही है कि जो भी एक्शंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो डिलीट करने के, एडिट करने के, वो सब ऑडिटर को दिखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं. तो whether the company has used such accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail facility and the same has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software. ठीक है, और वो थ्रू आउट द ईयर उस सॉफ्टवेयर को हमने यूज किया है. ठीक है, डन. तो ये 6th पॉइंट पे अपना सॉफ्टवेयर को लेके हो गया. अब आता है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट. ये इंटर में भी है और सोसो है, इतना कोई वो नहीं है. बिसाइड्स द ऑडिट रिपोर्ट एज पर द स्टैट रिक्वायरमेंट्स डिस्कस्ड अबव. ऊपर अपने स्टैट रिक्वायरमेंट्स डिस्कस कर ली कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, कर ली ना. 6 पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट के और फिर 6 पॉइंट अपने कारों के हो गए, रूल नंबर 11 के. द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक्स requires the auditor to also furnish a long form audit report. The LFAR is to be given by the statutory branch auditors as well as statutory central auditors. The LFAR for branch auditor is in form of questionnaire where observations oblique comments have to be provided on range of matters including cash balance with banks, investments, advances, deposits, etc. These are submitted by the statutory branch auditor to the statutory central auditors. क्या बोल रहे हैं वो, ऊपर दी गई ऑडिट रिपोर्ट के अलावा आपको LFAR भी सबमिट करना पड़ता है. LFAR ब्रांच ऑडिटर भी करेगा और सेंट्रल ऑडिटर भी करेगा. ब्रांच ऑडिटर का जो LFAR होता है वो मेजरली क्वेश्चनर के फॉर्म में होता है, जिसमें उसको हर एक क्वेश्चन का अपना ऑब्जर्वेशन और कमेंट देना पड़ता है. और ये जो LFAR है वो ब्रांच ऑडिटर किसको सबमिट करता है, सेंट्रल ऑडिटर को सबमिट करता है. द कंसल्टेशन इज डन एट हेड ऑफिस लेवल. और फिर सारे ब्रांच ऑडिटर्स का अपने को LFAR आ गया, अब सेंट्रल लेवल पे हम उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं. एंड LFAR फॉर बैंक इज सबमिटेड बाय सेंट्रल ऑडिटर्स टू द मैनेजमेंट. और ये जो LFAR है वो सेंट्रल ऑडिटर मैनेजमेंट को सबमिट करता है, कंसोलिडेटेड वाला. द LFAR ऑन द बैंक आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन शुड बी प्लेस्ड बिफोर द ACB ऑफ द बैंक इंडिकेटिंग द एक्शन टेकन ऑब्लिक प्रपोज्ड टू बी टेकन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द इरेगुलरिटीज. ठीक है, बैंक के मैनेजमेंट के सामने. ठीक है, आपको ACB मतलब क्या हुआ, ACB? ACB मतलब ऑडिट कमिटी. ठीक है, ऑडिट कमिटी ऑफ द बैंक. तो ये जो LFAR है वो आपको ऑडिट कमिटी ऑफ द बैंक के सामने रखना है और उनसे पूछना है कि भी क्या एक्शन आप लोगे और इरेगुलरिटीज को रेक्टिफाई कैसे करोगे. इफ एनी मेंशन देयर एंड अ कॉपी ऑफ LFAR एंड रेलेवेंट एजेंडा टुगेदर विद द बोर्ड्स व्यू एंड डायरेक्शन इज सबमिटेड टू RBI विद इन 60 days ऑफ सबमिशन ऑफ LFAR बाय द स्टेट ऑडिटर. स्टेट ऑडिटर ने जब LFAR सबमिट किया मैनेजमेंट को, उस LFAR पे मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्स दिए कि हम क्या एक्शन लेंगे, इरेगुलरिटी कैसे ठीक करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑडिट कमेटी ने अपने कमेंट्स दिए और 60 डेज के अंदर जब स्टेट ऑडिटर ने मैनेजमेंट को दिया, वहां से 60 डेज के अंदर आपको RBI को उसका कॉपी सबमिट करना है LFAR का, अलॉन्ग विद द कमेंट्स ऑफ ACB एज वेल एज द बोर्ड. ठीक है, तो LFAR का पॉइंट भी हो गया. MCQ लिख दो यहाँ पे, शायद MCQ के लिए आ जाएगा या फिर 2 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है LFAR के ऊपर, आ सकता है, मना नहीं करो, आ सकता है. अब आता है अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. द RBI issued a circular relating to implementation and recommendation of committee on legal aspects of bank frauds. ठीक है, द said circular provides so and तो ये आप काट दो, ऐसे टाइम पास है. ये यहाँ से पढ़ते हैं अपन फर्दर से. ठीक है, ये भी सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए ही है. वैसे ये CA इंटर में कवर हुआ है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो नीचे नोट लिखा हुआ है उन्होंने, नीचे नोट पढ़ो. ठीक है, 143.12 जो है, ठीक है, वो बोलता है कि ऑडिटर को अगर फ्रॉड हुआ है तो ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है. अगर 1 करोड़ या उससे ऊपर का अमाउंट अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो आपने पढ़ा ना इंटर में, ये 143.12 चैप्टर नंबर 5 ऑफ इंटर, बस वही चीज़ है ये इसमें बोल रहा है. ठीक है, अब आता है रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, पॉइंट नंबर 9.4 पे. बिसाइड्स एज पार्ट ऑफ स्टेट ऑडिट प्रोसेस
स्टेट सेंट्रल ऑडिटर प्रोवाइड्स रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स मेनली कंसिस्ट द फॉलोइंग। ठीक है, अभी ये यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन कैसा केस लॉ बन सकता है कि यू आर अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंड यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट बैंक ऑडिट, ठीक है, एंड you have been appointed as an auditor of a bank, ठीक है, at a very early stage of your career, and you want to understand and you want to know that what are the reports and certificates you might be wanted to issue in regards to bank audit, ठीक है, तो state the list of reports and certificate in this regards। ऐसा कुछ तो भी केस वो लोग बना के दे सकते हैं। तो जनरली अभी हम लोग जो पढ़ने वाले वो क्या है, इतने तरीके की रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स ऑडिटर देता है, एक स्टेट ऑडिटर देता है बैंक को, ठीक है। पहली क्या है, रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स इन केस ऑफ बैंक्स, इसको बोलते हैं आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो आपको ये देना है कि ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बैंक में है वो एडिक्वेट है या नहीं है और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहला हो गया रिपोर्ट ऑन आईएफसी, तो यहाँ पे आप आईएफसी को अंडरलाइन कर दो। दूसरा हो गया एलएफएआर, अभी पढ़ा। तीसरा हो गया एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्ट ऑन वेदर द ट्रेजरी ऑपरेशंस ऑफ द बैंक हैव बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द आरबीआई। आरबीआई ने जो भी टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं उसके हिसाब से ही बैंक के ट्रेजरी ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट में आप ट्रेजरी ऑपरेशंस को लिख दो, आप अंडरलाइन करो। फिर सर्टिफिकेट ऑन रिकंसिलिएशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय द बैंक, बैंक के पास में जितनी भी सिक्योरिटीज है खुद के ओन अकाउंट पे या कस्टमर के बिहाफ पे, उनका रिकंसिलिएशन का सर्टिफिकेट एक ऑडिटर को देना पड़ता है कि हाँ सब कुछ रिकंसाइल्ड है, एकदम बराबर है। तो पूरा अंडरलाइन करो, सर्टिफिकेशन ऑन रिकंसिलिएशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय द बैंक, सर्टिफिकेट ऑन कंप्लायंस बाय द बैंक्स इन की एरियाज ऑफ प्रूडेंशियल एंड अदर गाइडलाइंस रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शन इशूड बाय द बैंक, इशूड बाय द आरबीआई। अभी आरबीआई ने जो भी प्रूडेंशियल और अदर गाइडलाइंस इशू करी है, ठीक है, उन पे कंप्लायंस का एक सर्टिफिकेट ऑडिटर को देना पड़ता है। ये जनरिक सर्टिफिकेट होता है कि जितने भी आरबीआई के प्रूडेंशियल एंड अदर गाइडलाइंस है, ठीक है, बैंक के की एरियाज में क्या बैंक ने उसको कंप्लाई किया है नहीं किया। तो कंप्लायंस बाय द बैंक इन की एरियाज ऑफ प्रूडेंशियल एंड अदर गाइडलाइंस, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर रिपोर्ट ऑन वेदर इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग हैव बीन मेड एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो एसेट क्लासिफिकेशन है, इनकम रिकग्निशन है, प्रोविजनिंग है, उनके ऊपर की रिपोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम जो है बराबर बैंक ने कंप्लाई किया नहीं किया है, उस पर आपको एक रिपोर्ट देना है। अब देखो ये रिपोर्ट आप देखोगे कितनी सारी रिपोर्ट है, अगर एग्जाम में आएगी इतनी रिपोर्ट लिखोगे क्या आप, नहीं, आपको 8 रिपोर्ट लिख दी बहुत हो गया, करेक्ट ना, ठीक है। तो अभी तक अपन पहले अपना चार्ट ओपन कर लो, अपना चार्ट ओपन कर लो। चार्ट में आप लिखो हेडिंग रिपोर्ट्स ऑब्लिक सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट्स ऑब्लिक सर्टिफिकेट्स। इसमें पहला पॉइंट आप लिखो, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहला पॉइंट आप लिखो एलएफएआर, है ना। उसके बाद में आप लिखो आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। उसके बाद में compliance with RBI guidelines, RBI prudential norms, prudential norms on key areas। उसके बाद में आपको लिखना है रिपोर्ट ऑन एसेट क्लासिफिकेशन, ना, रिपोर्ट ऑन एसेट क्लासिफिकेशन ऑब्लिक प्रोविजनिंग एटसेट्रा। उसके बाद में एक ट्रेजरी ऑपरेशंस का पॉइंट था कि आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो हुई है नहीं हुई। उसके बाद में एक एसएलआर रिक्वायरमेंट्स और रिकंसिलिएशन ऑफ सिक्योरिटीज। इतने आपको याद रखना है, समझा मैं पूरा दूंगा आपको भी, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट ऑन वेदर एनी सीरियस इरेगुलरिटी वाज नोटिस्ड इन द वर्किंग ऑफ द बैंक
विच रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, बेसिकली फ्रॉड या ऐसा कुछ है ना, तो एक वो हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सीरियस इरेगुलरिटी, अपने चार्ट में ऐड कर सकते हो। सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टडी ऑफ अनयूज्ड बैंक रिसिप्ट फॉर्म्स एंड देयर यूटिलाइजेशन, बैंक के जो रिसिप्ट फॉर्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं जो अनयूज्ड है इस साल, ठीक है, उनकी कस्टडी के ऊपर एक सर्टिफिकेट आपको देना होता है एज एन ऑडिटर कि इनकी कस्टडी बराबर हाथों में है या नहीं है। ऑथेंटिकेशन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, एडुकेट है या नहीं है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ कंप्लायंस बाय द बैंक इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ घोष कमेटी एंड जिलानी कमेटी, इनके कुछ रिकमेंडेशन थे वो बैंक ने किए या नहीं करे, उस पर आपको स्टेटस देना होता है। रिपोर्ट ऑन इंस्टेंसेस ऑफ एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर एडवर्स हो जाता है तो आपको उसकी भी रिपोर्ट एज एन ऑडिटर करनी होती है कि क्रेडिट और डिपॉजिट का कोई तालमेल नहीं है, कल जाके बैंक कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर आपको रिपोर्ट देना होता है। सर्टिफिकेट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर आपको रिपोर्ट देना होता है, और सर्टिफिकेट ऑन क्लेम ऑफ वेरियस इंटरेस्ट सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट सबवेंशन पे आपको रिपोर्ट देना होता है। इंटरेस्ट सब्सिडीज मतलब क्या होता है कि आपने किसी को लोन दिया, मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, आपने उससे 5% लिया, 5% का आपने सब्सिडी दिया। सब्सिडी क्यों दिया भैया, वो रूरल एरिया है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इतने तरीके की रिपोर्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है एज एन ऑडिटर आपको, एंड आप इसमें से कोई भी 7-8 लर्न कर लो, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। चलो नाउ हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है कॉन्करेंट ऑडिट, जिससे आप बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे कि व्हाट इज कॉन्करेंट ऑडिट, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद कॉन्करेंट ऑडिट। यस, वी आर एट कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट एज द नेम सजेस्ट इज एन ऑडिट और वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन concurrently as the transactions of the activity takes place। कॉन्करेंट ऑडिट बेसिकली क्या होता है कि साल चालू है, मतलब आप कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो 2022-23 का, और साल चालू है, ठीक है, और चालू साल में ही आप उसको ऑडिट कर रहे हो, मतलब ट्रांजेक्शंस चल रहे हैं, लोग बैंक में आ रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं, और साइड बाय साइड आप ऑडिट भी कर रहे हो, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट ऑडिट, ठीक है। तो कॉन्करेंट ऑडिट एज द नेम सजेस्ट इज एन ऑडिट और वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्करेंटली एज द ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस। ट्रांजेक्शंस जैसे हो रहे हैं साथ साथ में ऑडिट भी हो रहा है। इट इज नॉट अ प्री ऑडिट। प्री ऑडिट मतलब ऑडिट के पहले करने वाली एक्टिविटी नहीं है ये। द कंसेप्ट इन दिस ऑडिट इज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आफ्टर द सेम टेक प्लेस। इसका पर्पज ये है कि ट्रांजेक्शन होते से ही कम से कम समय में उसकी चेकिंग करी जाए, ताकि इमीडिएटली मालूम पड़ जाए उस ट्रांजेक्शन में क्या इरेगुलरिटी है। से फॉर एग्जांपल आप एसबीआई बैंक का कॉन्करेंट ऑडिट करने गए और आप बिना कैश डिपॉजिट्स का कॉन्करेंट ऑडिट करने वाले, जैसे ही कोई कस्टमर आया, वो कैश काउंटर पे स्लिप भरा, पैसे दिया, वो कैशियर ने पैसा लिया, स्टैम्प मारा, स्लिप का काउंटर फाइल वो कस्टमर को दीजिए, कस्टमर चला गया। इमीडिएटली आप बाजू में खड़े हो एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर और आप बोल रहे हो मेरे को दिखा तूने कहाँ पे इसका एंट्री कहाँ किया, और आप देख रहे हो उसने सब कुछ बराबर किया नहीं किया। तो जैसे ट्रांजेक्शन हुआ विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल आप उसका वेरिफिकेशन कर रहे हो। तो कॉन्करेंट ऑडिट बैंक के लिए बहुत एक इफेक्टिव चीज होता है, और बैंक का जो स्केलिंग ऑफ वर्क है वो बढ़ाने में काम आता है, बैंक को इंप्रूवमेंट करने में काम आता है। इट इज अकीन टू द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट से लगभग सेम ही है कॉन्करेंट ऑडिट। इन व्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इट इज नाउ वेल रिकॉग्नाइज्ड that there must be a system of someone other than a person involved in the operations verifying the authenticity of transaction on a regular basis। वो बोल रहे हैं कि बिकॉज इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई है, अब जरूरी है कि कोई पर्सन ऐसा हो जो कॉन्करेंट ऑडिट करे, और वो पर्सन अदर देन द बैंक एम्प्लॉय या ऐसा कोई हो जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, ताकि वो ट्रांसपेरेंटली वो ट्रांजेक्शन को जज कर पाए कि ट्रांजेक्शन बराबर है या नहीं है, ठीक है। The concept of concurrent audit in the public as well as in the private sector bank has gained acceptance in recent year, etc. etc. ये आप पढ़ लेना, ये पूरा है ना इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर आपको कभी कुछ नहीं, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन है। और आप में से बहुत लोगों को बताओ कॉन्करेंट ऑडिट है क्या। नाउ स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट। द डिटेल्ड स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट शुड बी क्लियरली एंड यूनिफॉर्मली डिटरमाइंड फॉर द बैंक एज अ होल बाय द बैंक्स सेंट्रल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है, and audit committee of the board of directors of the bank. In determining the scope, importance should be given to checking high risk transactions having large financial implications as opposed to transactions involving lesser amount। वो बोल रहे हैं कॉन्करेंट ऑडिट करते वक्त
जो स्कोप है ना, वो स्कोप में हाई रिस्क ट्रांजेक्शन्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और लार्ज इंप्लीकेशंस वाले ट्रांजेक्शन्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को हटा देना चाहिए। मतलब जब आप स्कोप डिटरमाइन कर रहे हो तो ये देख लो कि हाई रिस्क ट्रांजेक्शन्स को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फर्दर द गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई कवर ऑल द की एरियाज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द ब्रांच व्हिच इज अंडर Concurrent audit. Most banks have prepared an audit manual for this purpose. Broadly stated, the following areas are covered by these guidelines. Scope of audit in scope of concurrent audit in banks. तो एग्जाम के अंदर एक मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट द स्कोप ऑफ concurrent audit in bank. Concurrent audit का स्कोप क्या है? पहला है कैश का concurrent audit होगा, डिपॉजिट का concurrent audit होगा, एडवांसेस का concurrent audit होगा, इन्वेस्टमेंट का concurrent audit होगा, फॉरेन एक्सचेंज का concurrent audit होगा, हाउसकीपिंग का concurrent audit होगा और अदर आइटम्स का concurrent audit होगा। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। नाउ concurrent audit system in commercial banks, it hardly needs to be stressed that the concurrent audit system is to be regarded as part of banks early warning system। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि बहुत बड़ी मिस्टेक होने से पहले ही आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर द बैंक management to bestow serious attention to the implementation of various aspects of systems such as selection of branches, coverage of branch operations, appointment of auditors। वो बोल रहे हैं इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कोई भी बैंक के लिए कि वो अपना सीरियस अटेंशन कॉन्करेंट ऑडिट की तरफ दे और ऐसे ब्रांचेस को कॉन्करेंट ऑडिट के लिए सिलेक्ट करे जो बहुत हाई रिस्क ब्रांचेस है, ठीक है, और प्रॉपर ऑडिटर को अपॉइंट करे ताकि एक अच्छा आउटकम बैंक को मिल पाए और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बन जाए। द बैंक शुड वंस इन अ ईयर रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम एंड टेक नेसेसरी मेजर्स टू करेक्ट द लैक्यूना इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अंडरलाइन किया ना आपको केवल ये पढ़ना है, बाकी आपको छोड़ देना है, ये भी केवल इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। आपको इसके लिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको अंडरलाइन करके दे दिया। अब आता है कवरेज ऑफ बिजनेस ऑब्लिक ब्रांचेस, द स्कोप ऑफ वर्क टू बी एंट्रस्टेड टू कॉन्करेंट ऑडिटर्स, कवरेज ऑफ बिजनेस एटसेट्रा इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट ऑफ द बैंक्स विद ड्यू प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी। अभी कॉन्करेंट ऑडिटर को क्या स्कोप देना है, क्या ब्रांच कवर करना है, क्या बिजनेस कवर करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? दिस इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का जो हेड है वो डिसाइड करेगा ऑडिट कमिटी के प्रायर अप्रूवल से। तो कॉन्करेंट ऑडिटर क्या चेक करेगा, क्या स्कोप रहेगा, कौन से ब्रांचेस कवर करेगा, ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड डिसाइड करेगा ऑडिट कमिटी के प्रायर अप्रूवल से। बैंक्स में हाउएवर एंश्योर दैट रिस्क सेंसिटिव एरियाज आइडेंटिफाइड बाय देम एज पर देयर स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल आर कवर्ड अंडर कॉन्करेंट ऑडिट। बट बैंक्स ये एंश्योर कर सकता है कि जो रिस्क सेंसिटिव एरियाज है वो कॉन्करेंट ऑडिट में कवर हो रही है। The broad areas of coverage under concurrent audit shall be based on the identified risk of the unit। जो भी ब्रांच का ऑडिट करने जा रहे हैं उसके जो आइडेंटिफाइड रिस्क है वो तो आपके कॉन्करेंट ऑडिट में कवर होने ही चाहिए ताकि आप रिस्क को कम से कम कर सको, ठीक है। अभी द एरियाज, अभी कुछ एरियाज है कॉन्करेंट ऑडिट के, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कैश, डिपॉजिट एक्सेट्रा, और आप एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे वो भी यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। अब ये जो ऑडिट प्रोसीजर है ना, दीज आर मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द चैप्टर, ठीक है। तो कंफ्यूज होता ना सर वहाँ पे क्या लिखे यहाँ पे क्या लिखे, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे और आप जब चार्ट बनाओगे या मैं जब चार्ट बुक दूंगा उसमें भी आपको पैरेलली ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी। अभी पहला है कैश, ठीक है, पहला है कैश। कैश में क्या है? डेली कैश ट्रांजेक्शन्स विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू एनी एबनॉर्मल ऑब्लिक हाई वैल्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। आपको क्या चेक करना है एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर कि डेली क्या कैश ट्रांजेक्शन्स हुए और पर्टिकुलर आपको रेफरेंस देना है जो भी हाई वैल्यू रिसिप्ट हुआ है, किसी ने आके 500 करोड़ डिपॉजिट करके गया या 500 करोड़ का पेमेंट करके गया, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है कि ये बराबर है या कुछ गड़बड़ है। प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड कैश रेमिटेंसेज, जो भी कैश अंदर आया जो भी कैश बाहर गया उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन्स, इट्स प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग टू द आरबीआई। करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिनमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, ठीक है, उनका प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ या नहीं हुआ है और आरबीआई को प्रॉम्प्टली उसको रिपोर्ट किया या नहीं किया कि भाई हमारे पास में $1 लाख आ गया, तो आपको फटाक से आरबीआई को उसको रिपोर्ट करना है। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कैश पेमेंट इन्वॉल्विंग साइजेबल अमाउंट, बैंक ने अगर कोई एक्सपेंस इंकर्ड किया
भारी अमाउंट का कैश में, मान लो बैंक में पूरा रिनोवेशन हो रहा है उस ब्रांच में, और पूरा रिनोवेशन का पैसा ब्रांच ने कैश में दिया, अलाउड है क्या? नहीं, बैंक खुद उस चीज को डिमोट कर रहा है और खुद ही सारा कैश में दे रहा है, तो आपको वो देखना है। ठीक है, फटाक से चार्ट बना लो अभी मेरे साथ में। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालो कॉन्करेंट ऑडिट। इसमें पहला अपन डिस्कस कर रहे हैं कैश। ठीक है, अभी कैश के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट कैश के अंदर क्या है? प्रॉपर अकाउंटिंग। दो अकाउंटिंग के पॉइंट थे। ठीक है, अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग, ये मेरे साथ में लिखो प्लीज। इसके दो पॉइंट थे, प्रॉपर अकाउंटिंग के दो पॉइंट थे। पहला था इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस का प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ है। ठीक है, और प्रॉपर अकाउंटिंग किसका हुआ है? जो भी कैश डिपॉजिट हुआ है उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ है। ये करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शंस, करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके बाद में दो पॉइंट तो हमने ये कवर कर लिए। उसके बाद में एक पॉइंट ये था कि रिव्यू ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शंस, स्पेसिफिकली रिव्यू ऑफ डे टू डे कैश डिपॉजिट्स एंड ऑल, स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो यहाँ पे हाई वैल्यू डिपॉजिट्स ऑब्लिक विड्रॉल ऐसा लिख दो आप। ठीक है, और उसके बाद में एक्सपेंसेस इंकर्ड इन साइजेबल अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, एक्सपेंसेस बैंक ने इंकर्ड इन साइजेबल अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट्स। एंश्योर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज द ब्रांच हैज एक्टेड विद इट्स डेलीगेटेड पावर हैविंग रिगार्ड्स टू इट हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शन। अभी जो भी ब्रांच ने जो भी परचेज और सेल किया है सिक्योरिटीज का, मतलब शेयर्स का, वो ब्रांच के पावर में है, जो हेड ऑफिस ने डेलीगेट कर रखी है। ऐसा ना हो कि हेड ऑफिस ने कोई पावर दी नहीं है परचेज सेल करने की, फिर भी वो ब्रांच कर रहा है। एंश्योर दैट सिक्योरिटीज हेल्ड इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच आर फिजिकली हेल्ड बाय इट। ब्रांच के बुक्स में जो भी सिक्योरिटीज दिख रही है वो फिजिकली ब्रांच के पास में है, उसके जो टाइटल डीड्स है, शेयर सर्टिफिकेट्स है, वो ब्रांच के पास में है। Ensure that the branch is complying with the RBI/head office guidelines regarding BRs, SGL forms, delivery of scripts, documentations and accounting। जो भी RBI की गाइडलाइंस है रिगार्डिंग BR मतलब बैंक रिसिप्ट्स, ठीक है, वो ब्रांच जो है वो कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आप परचेज सेल को अंडरलाइन कर लो, सेकेंड में आप अंडरलाइन करो सिक्योरिटीज हेल्ड इन फिजिकली बाय इट, और थर्ड में आप अंडरलाइन करो ब्रांच कंप्लाई विद RBI गाइडलाइंस इन रिगार्ड्स टू BRs। BR के आगे के पॉइंट को आप डिलीट कर दो। ठीक है, एंश्योर दैट द सेल और परचेज ऑफ ट्रांजैक्शंस आर डन एट रेट्स बेनिफिशियल टू बैंक। इन्वेस्टमेंट्स को जो भी प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, जो भी प्राइस पे सेल कर रहे हैं, वो ऐसे रेट पे कर रहे हैं जो बैंक के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि नुकसान में सेल हो रहा है। ठीक है, तो सेल और परचेज बेनिफिशियल टू बैंक, इसको अंडरलाइन कर दो। तो अभी इन्वेस्टमेंट में आ जाओ। तो अभी कैश में हमने क्या देखा? कैश में हमने देखा कि प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शंस एंड प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग टू RBI एंड प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस ऑफ कैश। फिर हमने देखा था कि ऑडिटर शुड पे प्रॉपर अटेंशन टू ऑल द कैश डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल इन द ब्रांच, स्पेसिफिकली रेफरेंस टू हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। और लास्ट पॉइंट पड़ा था एक्सपेंसेस इंकर्ड इन साइजेबल अमाउंट ऑफ कैश, उस पर ऑर्डर को अपना ध्यान देना पड़ेगा। अब हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ये मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं, ये एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दिया ताकि आपको बाइफर्केशन रहे। अभी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट क्या पड़ा कि परचेज और सेल इज विद इन पावर। ठीक है, परचेज और सेल है जो वो विद इन पावर है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या पड़ा? सेकेंड पॉइंट ये पड़ा कि परचेज और सेल इज बेनिफिशियल। परचेज और सेल इज एट द रेट बेनिफिशियल टू बैंक, ये भी सिंपल पॉइंट है। फिर RBI गाइडलाइंस इन केस ऑफ BRs, RBI गाइडलाइंस इज फॉलोड इन केस
ऑफ BR। और फोर्थ पॉइंट एक और क्या पढ़ा था हमने कि सिक्योरिटीज फिजिकली हेल्ड है, सिक्योरिटीज आर फिजिकली हेल्ड बाय ब्रांच। ठीक है, चलो इसके बाद में डिपॉजिट्स। चेक द ट्रांजैक्शंस अबाउट डिपॉजिट्स रिसीव्ड एंड रीपेड। ठीक है, जो भी कंपनी बैंक के अंदर डिपॉजिट्स हुए हैं, आपको क्या करना है, कितने डिपॉजिट्स रिसीव्ड हुए हैं, कितने डिपॉजिट्स रीपे किए। डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं वो, तो आपको ट्रांजेक्शन चेक करने हैं। तो ट्रांजेक्शन अबाउट डिपॉजिट रिसीव्ड एंड रीपेड। परसेंटेज चेक ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स में बी मेड इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लार्ज डिपॉजिट्स। कि भी कितना डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट पे किया, वो परसेंटेज चेक कर सकते हो कि परसेंटेज बराबर है या नहीं है। और जो लार्ज डिपॉजिट्स है, बड़े डिपॉजिट्स है, उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लार्ज डिपॉजिट्स। चेक न्यू अकाउंट्स ओपन पर्टिकुलरली करंट अकाउंट। नए कितने अकाउंट हुए, पर्टिकुलरली करंट अकाउंट। Operations in new current account public saving bank account may be verified in the initial period to see whether there are unusual operations। जो नए अकाउंट्स हुए हैं, ओपन हुए हैं, उनमें इनिशियल देख लो कि सब कुछ सही तरीके से ऑपरेशंस चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट अपना आता है डिपॉजिट्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैश। कैश में क्या पढ़ा, 2 पॉइंट प्रॉपर अकाउंटिंग के थे, एक करेंसी चेंज ट्रांजैक्शंस, एक इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस ऑफ कैश। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हाई वैल्यू डिपॉजिट्स और विड्रॉल को स्पेसिफिकली कॉन्ट्राक्टर को उसको इंक्वायर करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। और लास्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड इन साइजेबल अमाउंट ऑफ कैश। जो भी ब्रांच ने अगर साइजेबल अमाउंट ऑफ कैश एक्सपेंस इंकर्ड किया है, उसको वेरीफाई करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में 2 पॉइंट परचेज और सेल के थे कि परचेज और सेल विद इन द पावर ऑफ द बैंक ब्रांच है या नहीं है, और परचेज और सेल जो है वो बेनिफिशियल है या नहीं है। फिर एक RBI गाइडलाइंस का पॉइंट था इन केस ऑफ BRs, और एक सिक्योरिटीज फिजिकली हेल्ड है या नहीं ब्रांच के पास में, वो। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, अब आता है हमारा डिपॉजिट्स। थर्ड आता है डिपॉजिट्स। ठीक है, अब डिपॉजिट्स में पहला क्या है, डिपॉजिट से पहला क्या है कि आप ट्रांजैक्शंस ऑफ डिपॉजिट्स, वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू डिपॉजिट्स गिवन एंड डिपॉजिट्स विड्रॉन। ठीक है, ये पॉइंट लाइन हुई थी ना, डिपॉजिट रिसीव्ड एंड रिपेड। ठीक है, चेक चेक डिपॉजिट्स रिसीव्ड और रीपेड। ठीक है, चलो सेकंड, और डिपॉजिट को लेके क्या था, डिपॉजिट रिसीव्ड और रीपेड चेक करना है। फिर आपको परसेंटेज चेक करना है। ठीक है, परसेंटेज चेक ऑन इंटरेस्ट पेड। उसके बाद में न्यू करंट ऑब्लिक SB अकाउंट, जो नए अकाउंट हुए हैं उनका ऑपरेशंस बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये डिपॉजिट्स हो गए। चलो उसके बाद में आता है एडवांसेस। एडवांसेस में क्या है, अभी एडवांसेस मतलब बैंक लोन दे रही है। एंश्योर दैट लोन्स एडवांसेस हैव बीन सैंक्शनड प्रॉपर्ली। तो ये सबसे कॉमन पॉइंट है, सैंक्शनड प्रॉपर्ली। Ensure that securities and documents have been received and properly charged and registered। जो भी लोन के अगर सिक्योरिटी हमको मिला है, मॉर्गेज मिला है, ठीक है, वो रिसीव हो चुका है एंड प्रॉपरली रजिस्टर हो चुका है। Ensure that post disbursement सुपरविजन एंड फॉलोअप इज प्रॉपर। लोन देने के बाद में लोन का प्रॉपर सुपरविजन कर रहे हो कि वो प्रॉपर तरीके से पैसा यूज हो रहा है, उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है जिस पर्पस के लिए लोन लिया था। ठीक है, ये सच से आप काट दो, सिर्फ यही तक रखो इसको। ठीक है, उसके बाद में वेरीफाई वेदर देयर इज एनी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ लोन। लोन का कोई मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं है। ठीक है, एंड वेदर देयर आर इंस्टेंसेस इंडिकेटिव ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स। ठीक है, फंड्स का डाइवर्जन, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का कोई इंस्टेंसेस तो नहीं दिखता है। चेक वेदर द लेटर ऑफ क्रेडिट issued by the branch are within the delegated power and ensure that they are for genuine trade transactions। जो भी LC इशू करी है वो ब्रांच के पावर में है और वो जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शंस के लिए इशू करी है। ठीक है, तो LC issued by the branch are delegated power and for genuine trade transactions, इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, check the bank guarantees issued whether they have been properly worded and recorded in the register of the bank। बैंक के रजिस्टर में प्रॉपर्ली वो रिकॉर्डेड है या नहीं है। वेदर दे हैव बीन प्रॉम्प्टली रिन्यूड ऑन ड्यू डेट्स, जैसे ड्यू डेट हो गया प्रॉम्प्टली उसको रिन्यू कर दिया गारंटी को, या गारंटी को रिन्यू नहीं किया। एंश्योर प्रॉपर फॉलोअप, तो बैंक गारंटी पॉइंट हो गया। एंश्योर प्रॉपर फॉलोअप ऑफ ओवरड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या नहीं है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओवरड्यू हो गए हैं, जिनका पैसा अपने को लेना है,
क्या उसका प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है नहीं हो रहा है उस कस्टमर के साथ में। वेरीफाई वेदर द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस हैज बीन डन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। ये वेरीफाई वेदर डीआईजीसी ईजीसी पॉइंट आप काट दो। वेरीफाई दैट इंस्टेंसेस ऑफ एक्सीडिंग डेलीगेटेड पावर्स, ठीक है, ये भी आप एक बार काट दो। बस इतने पॉइंट आप रखो एडवांसेस में। तो चलो वापस रिवाइज करेंगे। कैश में प्रॉपर अकाउंटिंग के 2 पॉइंट थे, एक कैश चेस्ट ट्रांजेक्शंस और एक इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेज ऑफ कैश। उसके बाद में एक हाई वैल्यू डिपॉजिट्स और विड्रॉल का पॉइंट था कि जितने भी हाई वैल्यू डिपॉजिट विड्रॉल है उनको चेक कर लो, और एक पॉइंट था कि एक्सपेंसेस इंकर्ड इन साइजेबल अमाउंट ऑफ कैश। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट में 2 पॉइंट परचेज सेल के थे कि परचेज सेल आपके पावर में, ब्रांच के पावर में है नहीं है, और परचेज सेल बेनिफिशियल है या नहीं है, आरबीआई गाइडलाइंस बीआर के लिए फॉलो हुई है नहीं है, और जो सिक्योरिटीज है वो फिजिकली बैंक ने ब्रांच ने हैंड कर रखी है नहीं कर रखी है। डिपॉजिट्स को लेके पॉइंट था कि जो भी डिपॉजिट्स रिसीव्ड और पेड हुए हैं, रिसीव्ड और रीपेड हुए हैं, उनको चेक करो, परसेंटेज इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करो, और जो न्यू करंट और सेविंग अकाउंट है उनको देखो कि उनमें ऑपरेशंस बराबर है या नहीं है। अब इसके बाद में आता है आपका एडवांसेस। एडवांसेस में ज्यादा पॉइंट है। एडवांसेस का पहला पॉइंट, ठीक है, एक था सैंक्शनड प्रॉपर्ली। चेक वेदर द एडवांसेस गिवन बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर आर सैंक्शनड प्रॉपर्ली। तो ये बहुत इजी पॉइंट, सैंक्शनड प्रॉपर्ली। उसके बाद में आपको देखना है कि द सिक्योरिटीज अगेंस्ट द एडवांसेस आर प्रॉपर्ली ड्यूली रिसीव्ड एंड रजिस्टर्ड, ठीक है। सिक्योरिटीज आपने पहले सैंक्शन कर दिया, फिर सैंक्शन के लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी थी उसको ड्यूली रिसीव कर लिया। सिक्योरिटीज आर ड्यूली रिसीव्ड एंड रजिस्टर्ड। फिर जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, लोन सैंक्शन हो गया, सिक्योरिटीज पे रजिस्टर कर ली। अब प्रॉपर फॉलोअप है या नहीं लोन का, ठीक है, प्रॉपर फॉलोअप एंड सुपरविजन, प्रॉपर फॉलोअप एंड सुपरविजन। फिर इसी में एक और पॉइंट था कि लोन्स हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर डिसबर्स्ड, ठीक है, पोस्ट डिसबर्समेंट लोन्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस and there is no diversion of funds। फिर एक था ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉलो अप इन केस ऑफ ओवरड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर 6th पॉइंट क्या था, क्या पॉइंट थे एडवांसेस को लेके, लॉजिकली सोचो अभी, ठीक है, सैंक्शन हो गया, सब हो गया, फॉलोअप हो गया, सब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में एलसी को लेके पॉइंट था, ठीक है, कि इन केस ऑफ एलसी इट्स विद इन द पावर ऑफ बैंक, विद इन बैंक्स पावर। और एक 7वां पॉइंट गारंटी को लेके था कि गारंटी इज रिन्यूड इन टाइम, गारंटी इज रिन्यूड इन टाइम, ठीक है, गारंटी को टाइमली रिन्यू कर दिया है, ठीक है। एंड बस ये 7 पॉइंट अपने हो गए। तो अपन ने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे, और फिर एक आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस को लेके फॉलो हुई ही नहीं, ठीक है। अब आता है फॉरेन एक्सचेंज। चेक फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड अंडर, अभी इसमें मैं सिर्फ 4 पॉइंट करवाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसको इसके चक्कर में बाकी सारे पॉइंट्स भूल जाओगे। 4 पॉइंट मैं इसमें अच्छे से करा दूंगा आपको। चेक फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी जो फॉरेन बिल्स होते हैं ना, जैसे इंडियन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वैसा फॉरेन में भी, फॉरेन से भी अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। तो जो फॉरेन बिल्स नेगोशिएट हुए हैं अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको चेक करो। चेक FCNR एंड अदर नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स वेदर द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर परमिसिबल अंडर रूल्स। जो भी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स या FCNR अकाउंट्स बैंक में है, उनमें जो डेबिट और क्रेडिट हुए हैं वो परमिसिबल है एज पर आरबीआई रूल्स, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप रख लो, ये और ये। चेक फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड अंडर LC, ठीक है, और एक FCNR अदर नॉन रेसिडेंट अकाउंट में जो डेबिट और क्रेडिट हुए हैं वो परमिसिबल है। चेक वेदर इनवर्ड ऑब्लिक आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर। इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर जो आउटवर्ड और इनवर्ड रेमिटेंसेस हुए बैंक के थ्रू, वो प्रॉपर्ली अकाउंटिंग उसकी हो चुकी है।
तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेज हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड। उसके बाद में एग्जामिन एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के परचेज और सेल के जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए थे उनको एग्जामिन करो इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंश्योर दैट दे आर ड्यूली ऑथराइज्ड एंड नेसेसरी चेंजेस हैव बीन रिकवर्ड। जो ये देख लो कि वो ड्यूली ऑथराइज्ड है और नेसेसरी चेंजेस रिकवर हो चुके हैं। अब यहाँ से आप सारे पॉइंट काट दो, ठीक है। ये 4 पॉइंट अपने को करने हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज को लेके क्या पॉइंट्स थे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड। चेक फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड, फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड। फिर आपको चेक इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस, इनवर्ड ऑब्लिक आउटवर्ड रेमिटेंसेस। फिर एक था FCNR एंड नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स के जो डेबिट और क्रेडिट है वो ड्यूली ऑथराइज्ड और इन पावर है एज पर रूल्स। FCNR and non-resident accounts are debit oblique credit are in accordance with rules, ठीक है। उसके बाद में 4th पॉइंट क्या है, ये तो हो गया FCNR नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट आर इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। और 4th पॉइंट क्या है इसके अंदर, 4th पॉइंट है कि 4th पॉइंट क्या था इसके अंदर, हाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। एक्सटेंशन एंड कैंसलेशन, एक्सटेंशन ऑब्लिक कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फटाक से एक बार एडवांसेस जो पिछली बार किया था उसको एक बार अपन रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे एडवांसेस में पहले सैंक्शन प्रॉपर्ली है, फिर सिक्योरिटीज जो सैंक्शन किया है लोन से अगेंस्ट सिक्योरिटीज ड्यूली रिसीव्ड एंड रजिस्टर्ड हो गई है। लोन के बाद में प्रॉपर फॉलोअप और सुपरविजन चल रहा है, ठीक है। पोस्ट डिसबर्समेंट ये चेक हो रहा है कि लोन जो है वो सेम पर्पस के लिए यूज होता है जिसके लिए वो लोन लिया गया था। फिर फॉलोअप इन केस ऑफ ओवरड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आरबीआई के हिसाब से आपने एडवांसेस को प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया है नहीं किया है। इन केस ऑफ LB LC इट इज विद इन द पावर ऑफ ब्रांच एंड इट इज फॉर जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन। इन केस ऑफ गारंटी वेदर द गारंटी इज रिन्यूड इन टाइम और नॉट, ठीक है। फिर हमने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा जिसमें फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस ऑफ कैश वो चेक करना है। इन केस ऑफ FCNR और नॉन रेसिडेंट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट आर इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। एंड लास्ट है एक्सटेंशन ऑब्लिक कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी आपको एग्जामिन करना है। अब आता है हाउसकीपिंग। ये हाउसकीपिंग वाला जो पॉइंट है ना, ये हाउसकीपिंग वाला पॉइंट बहुत ही मतलब बचकाना पॉइंट है। जो आप बैंक में जो होता है ना नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शन वो है। तो क्या है, एंश्योर दैट द मेंटेनेंस एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स एंड रजिस्टर्स इंक्लूडिंग क्लीन कैश इज प्रॉपर, ठीक है। बेसिकली क्लीन कैश मतलब क्या, जो फटे हुए नोट और वो सब है ना, वो सब बातें कर रहा हूँ। तो अकाउंट का बैलेंसिंग सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब जो टोटलिंग करते हैं ना अपन, वो लेजर्स रजिस्टर्स जो है वो सही तरीके से मेंटेन है या नहीं है। अर्ली रिकंसिलेशन ऑफ एंट्रीज आउटस्टैंडिंग इन द इंटर ब्रांच एंड इंटर बैंक अकाउंट्स, सस्पेंड अकाउंट जो भी सस्पेंस अकाउंट्स है, इंटर ब्रांच अकाउंट्स है, इंटर बैंक अकाउंट है, उनके एंट्रीज का अर्ली रिकंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंश्योर टाइमली एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज वैल्यू एंट्रीज, जो भी लार्ज वैल्यू एंट्रीज है उनका टाइमली एडजस्टमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आउटस्टैंडिंग एंट्रीज तो नहीं है कोई। कैरी आउट अ परसेंटेज चेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट कमीशन एंड एक्सचेंज, जो भी इंटरेस्ट डिस्काउंट वगैरह है उनका एक परसेंटेज चेक आप कैलकुलेट कर लो। चेक वेदर डेबिट्स इन इनकम अकाउंट हैव बीन परमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इनकम अकाउंट में डेबिट जो है, डेबिट होना नहीं चाहिए नॉर्मली, लेकिन जो डेबिट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिट हुआ है नहीं हुआ है। चेक द ट्रांजेक्शंस ऑफ स्टाफ अकाउंट्स, जो स्टाफ अकाउंट्स है बैंक के उनके ट्रांजेक्शंस को चेक करो कि कोई उन्होंने कुछ वेरीफाइड ट्रांजेक्शंस तो नहीं किया है। एग्जामिन द डे बुक टू वेरीफाई एज टू हाउ द डिफरेंसेस इन क्लियरिंग हैव बीन एडजस्टेड, क्लियरिंग करते वक्त जो भी डिफरेंसेस है उसको कैसे एडजस्ट किया वो डे बुक में चेक करो। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ रेवेन्यू लीकेज, कोई भी अगर रेवेन्यू लीकेज हो रहा है तो उसका डिटेक्शन और प्रिवेंशन करना आपका काम है। वेरीफाई चेक्स रिटर्न ऑब्लिक बिल्स रिटर्न रजिस्टर, जो भी चेक्स रिटर्न रजिस्टर है, बिल्स रिटर्न रजिस्टर है, उसको वेरीफाई करो एंड देखो कि वो क्यों रिटर्न हुए थे, ठीक है। और चेक द इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस, जो भी इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेस को चेक करो। तो ये बहुत जेनरिक है, ये यहाँ पे इसको आप लिख दो, नॉट
नॉट दैट मच एग्जामिनेबल, ताकि जब आप क्विक रिवीजन कर रहे हो उसको स्किप कर सकते हो, टाइम बचेगा आपका। हाउसकीपिंग को लेके जनरली कोई एग्जाम में पॉइंट पूछने वाला नहीं है, पूछा तो बहुत सिंपल है, मेंटेनेंस एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स के क्लीन कैश, इनका अकाउंटिंग बैलेंसिंग कैसा हो रहा है। उसके बाद में अर्ली रिकंसिलेशन ऑफ एंट्रीज, जो भी सस्पेंस अकाउंट्स है, इंटर ब्रांच अकाउंट्स है, वो हो रहा है नहीं हो रहा है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस चेक कर लो। उसके बाद में स्टाफ अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन चेक कर लो। इनकम रेवेन्यू अकाउंट में अगर डेबिट है तो प्रॉपरली ऑथराइज है या नहीं वो देख लो, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को परसेंटेज वे में चेक कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ रेवेन्यू लीकेज, तो आप मन से भी कुछ पॉइंट्स में लिख सकते हो। हाउस कीपिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये अदर आइटम्स भी आप काट दो, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब 10.5 आता है, 10.5 आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉन्करेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, कॉन्करेंट ऑडिटर क्या करता है वो तो हमने देख लिया, सब देख लिया। अब इसको अपॉइंट कौन करता है। द ऑप्शन टू कंसीडर वेदर द कॉन्करेंट ऑडिटर whether the concurrent audit should be done by bank's own staff or external auditor is left to the discretion of individual banks। वो बोलता है कि concurrent audit बैंक का खुद का एम्प्लॉय करेगा या बाहर का कोई एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा, ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है, ये मैंडेटरी नहीं है। बैंक का एम्प्लॉय भी कर सकता है और बाहर का कोई ऑडिटर भी कर सकता है। इन केस द बैंक हैज एंगेज्ड इट्स ओन ऑफिशियल, अगर बैंक ने खुद का स्टाफ लगाया है, दे शुड बी एक्सपीरियंस्ड, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वेल ट्रेन्ड होना चाहिए एंड सफिशिएंटली सीनियर होना चाहिए। द स्टाफ एंगेज्ड ऑन कॉन्करेंट ऑडिट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रांच वेयर द कॉन्करेंट ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। अगर मान लो दिल्ली ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट होना चाहिए और बैंक ने खुद के स्टाफ को लगाया है कॉन्करेंट ऑडिट करने के लिए, तो दिल्ली ब्रांच के कोई भी स्टाफ कॉन्करेंट ऑडिटर नहीं होना चाहिए। मुंबई ब्रांच का जो स्टाफ है वो कॉन्करेंट ऑडिट बनके दिल्ली ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट कर सकता है, समझे। ACB ऑफ द बैंक मतलब ऑडिट कमेटी ऑफ द बैंक शैल डिसाइड द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ द बैंक। अगर बैंक ने एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किए हैं तो बैंक का जो ऑडिट कमेटी है वो उनका टेन्योर डिसाइड करेंगे, ठीक है। जनरली टेन्योर ऑफ एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर विद द बैंक शैल नॉट बी मोर देन 5 years ऑन कंटिन्यूस बेसिस। जनरली 5 साल से ज्यादा टेन्योर नहीं होना चाहिए। हाउएवर नो कॉन्करेंट ऑडिटर शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू विद द ब्रांच ऑब्लिक बिजनेस यूनिट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 years, ठीक है। लेकिन 3 साल से ज्यादा कोई भी ब्रांच के साथ में, बिजनेस यूनिट के साथ में कॉन्करेंट ऑडिटर को कंटिन्यू नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत जेनरिक पॉइंट है जो एमसीक्यू के लिए आपको आ सकता है कि कॉन्करेंट ऑडिट कौन अपॉइंट करता है, बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है कि बैंक खुद के स्टाफ को अपॉइंट करे या एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करे। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है तो जो टेन्योर है वो ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगा। वो टेन्योर नॉर्मली 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ठीक है। और कोई भी कॉन्करेंट ऑडिटर को 3 साल से ज्यादा एसोसिएटेड अलाउ नहीं करना चाहिए कोई भी ब्रांच में या बिजनेस यूनिट में कंटिन्यू करने के लिए। उसके अलावा कॉन्करेंट जो अगर आपने बैंक के स्टाफ को अपॉइंट किया है तो जिस ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट चल रहा है उस ब्रांच का स्टाफ कॉन्करेंट ऑडिट नहीं कर सकता, किसी और ब्रांच का स्टाफ होना चाहिए। इफ एक्सटर्नल फर्म्स आर अपॉइंटेड and any serious acts of omission or commission are noticed in their working, their appointments may be cancelled and the fact may be reported to RBI and ICAI। अगर किसी एक्सटर्नल ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया है और बहुत सीरियस इरेगुलरिटी दिखा है उस ऑडिट फर्म के काम करने में, तो बैंक RBI को रिपोर्ट कर सकती है और ICAI को भी रिपोर्ट कर सकती है कि आपका ऑडिटर बराबर काम नहीं कर रहा है। उसके बाद में रेम्यूनरेशन ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फर्म्स of chartered accountants for the concurrent audit and the remuneration may be fixed by the ACB of the bank, मतलब ऑडिट कमेटी फिक्स करेगा। रिपोर्टिंग सिस्टम, देयर शुड बी प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिटर, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ईच बैंक शुड प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। द मेजर डेफिशिएंसीज ऑब्लिक एब्रिएशन या एब्रिएशंस काट दो। द मेजर डेफिशिएंसीज नोटिस ड्यूरिंग ऑडिट शुड बी हाईलाइटेड इन स्पेशल नोट। एक स्पेशल नोट में उसको हाईलाइट करना चाहिए कि मेजर डेफिशिएंसीज क्या क्या है एंड गिवन इमीडिएटली टू द बैंक्स ब्रांच, और बैंक के ब्रांच को इमीडिएटली दे देना चाहिए। अ क्वार्टरली रिव्यू कंटेनिंग की फीचर्स ब्रॉट आउट ड्यूरिंग द कॉन्करेंट ऑडिट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द ACB। हर क्वार्टरली रिव्यू प्लेस करना चाहिए, क्या क्या की फीचर्स कॉन्करेंट ऑडिट में मालूम पड़े हैं वो ऑडिट कमेटी के सामने रखना चाहिए, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग सिस्टम है। देयर शुड बी जोन वाइज रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिट टू ऑडिट कमेटी। जोन वाइज रिपोर्टिंग होनी चाहिए। नॉर्थ जोन में कॉन्करेंट ऑडिट का ये फाइंडिंग है, साउथ जोन में ये फाइंडिंग है, तो जोन वाइज रिपोर्टिंग होनी चाहिए। बिफोर सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट टू द ऑडिटर शुड डिस्कस द इंपॉर्टेंट इशूज, ठीक है, ऑन विच ही ऑब्लिक शी विशेस टू रिपोर्ट विद द ब्रांच मैनेजर एंड कंसर्न्ड ऑफिसर्स। रिपोर्ट देने के पहले जो भी इंपॉर्टेंट इशूज है वो ब्रांच मैनेजर से डिस्कस कर लेने चाहिए और
कंसर्न ऑफिसर से डिस्कस करनी चाहिए. दिस विल एनेबल द ऑडिटर टू टेक इनटू कंसिडरेशन द अपोजिट व्यू पॉइंट एंड क्लैरिफाई एनी डाउट. तो ऑडिटर के डाउट भी क्लैरिफाई होंगे. माइनर इरेगुलरिटीज पॉइंटेड आउट बाय द कॉन्करेंट ऑडिटर आर टू बी रेक्टिफाइड इन अ टाइमली मैनर. जो भी माइनर इरेगुलरिटीज है, जो भी कॉन्करेंट ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है, वो टाइमली मैनर में हो जानी चाहिए. और सीरियस इरेगुलरिटी जो है वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट करनी चाहिए. ठीक है. Whenever fraudulent transactions are detected, they should be immediately reported to the inspection and audit department head office as also to the chief vigilance officer as well as branch managers concerned. अगर कोई भी fraudulent transaction detect हुआ है तो आपको inspection and audit department को रिपोर्ट करना है, आपको चीफ विजिलेंस ऑफिसर को रिपोर्ट करना है और ब्रांच के मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है. फॉलो अप एक्शन ऑन द कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट्स शुड बी गिवन हाई प्रायोरिटी बाय द कंट्रोलिंग ऑफिस ऑब्लिक इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट. जो भी फॉलो अप एक्शन लेना है कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट पे, ठीक है, वो उसको हाई प्रायोरिटी देना चाहिए. ऐसा ना हो कि वो रिपोर्ट बन रही है और फिर रद्दी में जाके वो वही शेल्फ पे जाके पड़ी है. तो हमने क्या क्या पढ़ा रिपोर्टिंग सिस्टम में? पहले तो हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए. जो भी मेजर इरेगुलरिटीज का स्पेशल नोटिस बना के एसीबी को देना चाहिए. जोन वाइज रिपोर्टिंग होना चाहिए. ठीक है. आफ्टर रिपोर्टिंग उस पर पूरा वो सिर्फ रिपोर्ट बन के पड़ी नहीं रहनी चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर फॉलो अप एक्शन एंड इट शुड बी गिवन हाई प्रायोरिटी बाय द ब्रांच मैनेजर. अगर कोई फ्रॉड नोटिस हुआ है तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना है टू द ब्रांच मैनेजर, टू द इंस्पेक्शन ऑडिट टीम, ठीक है, टू द चीफ विजिलेंस ऑफिसर. कोई माइनर इरेगुलरिटीज है तो उसको इमीडिएटली ठीक कर देना चाहिए. सीरियस इरेगुलरिटी है तो उसको हेड ऑफिस से डिस्कस करना चाहिए. बिफोर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ब्रांच मैनेजर और कंसर्न ऑफिसर से डिस्कस करना चाहिए. तो ये सब पॉइंट्स आपको कॉन्करेंट ऑडिट के रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं. आपको उसको बना के बढ़िया लिखना है. जो मैंने अंडरलाइन किया है आप अंडरलाइन कर लेना. इसको आप इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर दो. 11th है ऑडिट कमेटी. Banks are required to constitute audit committee of their board. One of the functions of this committee is to provide direction and also oversee the operations of the total audit function in the bank. The committee also has to review the internal inspection report. ठीक है. The committee has to review the system of appointment and remuneration of concurrent auditors. The audit committee is therefore connected with the functioning of the system of concurrent audit. The method of appointment of auditor, their remuneration, the quality of their work is to be reviewed by the audit committee. In this context, that periodical meetings by the members of the audit committee with the concurrent auditor and the periodically audit committee को मीटिंग करना चाहिए concurrent auditor से, stat auditor से, ताकि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे. ये जो अंडरलाइन किया मैंने इतने पॉइंट ऑडिट कमेटी के लिए रेलेवेंट है. ठीक है. यहाँ पे ये चैप्टर अभी ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. यहाँ पे आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स का चैप्टर खत्म हो गया है. आई होप आई हैव जस्टिफाइड दिस टॉपिक. आई ट्राइड कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ लर्न करा सकूँ. बहुत सारी चीज़ मैंने टेक्निकली डिस्कस कर ली है. कुछ भी डाउट इस चैप्टर में रहा प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे कमेंट करिए, यूट्यूब पे कमेंट करिए. आई एम रिजॉल्व द डाउट इफ़ यू हैव एनी डाउट. ठीक है. एंड बेस्ट ऑफ लक. इसके बाद में ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस आने वाला है. ठीक है. यूट्यूब पे आने वाला ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस. बाकी चैप्टर्स यूट्यूब पे नहीं आएंगे. उसके लिए आपको मेरे लेक्चर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे जो कि 4999 के हैं. इसमें सारे मेन लेक्चर, रेगुलर लेक्चर आपको मिलेंगे. मेरे 4 रिविजन लेक्चर से शूट होने वाले हैं वो भी आपको इसमें फ्री में मिलेंगे विद अनलिमिटेड व्यूज़. ठीक है. दिस इज द एंड क्वेश्चन बैंक आपको मेरा मिलेगा. ठीक है. एंड आपको पूरा ऑडिट स्टडी मटेरियल से हम लोग पढ़ाने वाले हैं. तो अगर आपको ये सारे चैप्टर अच्छे लगे डू सब्सक्राइब द लेक्चर्स. एंड कुछ शॉर्ट्स आपको यूट्यूब पे आएंगे लेकिन इट विल डिस्कस सम टॉपिक्स, नॉट द एंटायर चैप्टर. ठीक है. उसके अलावा वी आर ट्राइंग की जो क्वेश्चन बैंक हमारी है उसका भी एक क्विक रिविजन वीडियो हम लोग बना के डाल सके, बट दैट इज अ प्लानिंग. चलो, थैंक यू.